ओके, चैप्टर 5 आईलिड्स। आईलिड्स का सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में सबसे बाहर होगी स्किन। स्किन या ये जो आईलिड्स की होगी, इट इज़ द थिनेस्ट स्किन। इसके ऊपर और क्या क्या होंगे, हेयर होंगे, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होंगे। स्किन के बाद नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो क्या होगी आईलिड्स में, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यूज़। इसके बाद में उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। इन कनेक्टिव टिश्यूज़ की क्या खास बात है, इसके अंदर कोई फैट नहीं होगा। इस कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी वो किसकी होगी, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, विच इज़ स्ट्राइएटेड मस्कुलर लेयर। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई के बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी वो सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी अगेन इस मसल के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसे कहेंगे सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसकी क्या अच्छी बात है, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होंगी। इस कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी दिस इज़ फाइब्रस लेयर। इस फाइब्रस लेयर के दो कंपोनेंट्स हैं, एक टार्सल प्लेट है और एक पाल्पेब्रल फेशिया है। जो थिक सेंट्रल पार्ट है दिस इज़ टार्सल प्लेट, और जो थिन पाल्पेब्रल पार्ट है दिस इज़ पाल्पेब्रल फेशिया। तो ये टार्सल प्लेट और पाल्पेब्रल फेशिया मिलकर हमारे पास फाइब्रस लेयर बनाएंगे। सबसे बाहर थी स्किन, उसके बाद आया कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद आया ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल, देन अगेन कनेक्टिव टिश्यू आया, देन फाइब्रस लेयर आई। इस फाइब्रस लेयर के बाद नेक्स्ट होगा लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस मसल का एपोन्यूरोसिस। इसमें क्या है जी, जो हमारे पास लेवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस है मसल, उसका जो मेम्ब्रेनस एपोन्यूरोसिस है वो इधर अपर आईलिड में जाकर अटैच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेयर क्या आएगी, मुलर्स मसल। ये मुलर मसल क्या होता है, मुलर मसल हमारे पास यही एक मेन मसल होता है जिसकी वजह से टोसिस होती है। अपर आईलिड में ये कहाँ से निकलेगा, लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियरिस का जो टेंडन है वो हमारे पास एक्सटेंड होगा और कहाँ पर लगेगा, अपर बॉर्डर ऑफ अपर टेरस के ऊपर। और जो लोअर आईलिड में उसमें कहाँ से ये मसल आएगा, इंफीरियर रेक्टस से निकलेगा और इंसर्ट कहाँ होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ लोअर टेरस के ऊपर। देन हमारे पास नेक्स्ट लेयर जो होगी वो मेम्ब्रेनस लेयर होगी कंजक्टिवा की। जब आईलिड उठाएं तो आईलिड के जो सबसे अंदर वाली साइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी होती है दिस इज़ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा की 3 लेयर्स होती हैं। जो आईलिड के अंदर वाली लाइनिंग होगी वो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा होगी। देन वो एक पाउच बनाती है, वहाँ पर जो कंजक्टिवा होगा वो फोनिकल कंजक्टिवा होगा, और देन वो पाउच बनाकर अगेन घूम के ग्लोब के ऊपर, आईबॉल के ऊपर आकर लगती है लिम्बस के ऊपर, जहाँ पर वो कॉर्निया के साथ अटैच हो जाती है। तो वहाँ पर जो कंजक्टिवा होगा उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास बल्बर कंजक्टिवा है। तो यहाँ पर जो कंजक्टिवा होगा वो कौन सा होगा, पाल्पेब्रल होगा। इट इज़ थिन ट्रांसपेरेंट और वास्कुलर स्ट्रक्चर अडहेरेंट टू द टार्सल प्लेट। इसके बाद आईलिड के अगर मार्जिन की बात करें, आईलिड का जो बाहर वाली जगह होती है वहाँ पर जहाँ पर पलकें लगी होती हैं, आई लैशेज़ लगी होती हैं, तो उसके 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 हमारे पास क्या कंटेंट्स आ सकते हैं, आई लैशेज़ आ सकती हैं जिसकी 2 या 3 रोज़ होंगी। ठीक है, उसके अलावा ग्लैंड्स ऑफ सीस एंड मॉल्स आ सकते हैं, और ऑरिफिसेस ऑफ मिबोमियम ग्लैंड्स। मिबोमियम ग्लैंड जो होता है खुद ये पीछे करके पड़ा होता है, लेकिन जो इसके ऑरिफिसेस होते हैं वो टुवर्ड्स द टर्मिनल साइड या लिड मार्जिन की तरफ होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स। अब ये जो आईलिड है इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स हो सकते हैं। पहली बात तो आईलिड में के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्किन होती है, ठीक है, टार्सल प्लेट्स होती हैं और लिड मार्जिन्स होते हैं। तो इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स हो सकते हैं। स्किन में क्या क्या ग्लैंड होंगे, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स होंगे। टार्सल प्लेट में मेबोमियम ग्लैंड्स होंगे। ठीक हो गया, टार्सल प्लेट्स के अंदर मेबोमियम ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयली सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। 30 से 40 होती है अपर टेरस के अंदर और 20 से 30 लोअर टार्सल प्लेट के अंदर होते हैं। लिड मार्जिन, जो बिल्कुल मार्जिन है जहाँ पर आई लैशेज लगी हुई हैं लिड में, वहाँ पर क्या क्या हमारे पास ग्लैंड्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड ग्लैंड्स ऑफ मॉल। ये दोनों जो होंगे ये लिड मार्जिन पे होंगे। जीस ग्लैंड क्या करेगा, सेबेशियस हमारे पास सिक्रीशन निकालेगा, और जो मॉल ग्लैंड होगा वो हमारे पास क्या है, स्वेट ग्लैंड है। ओके, नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई ऑफ द आईलिड्स। लिड की हमारे पास क्या ब्लड सप्लाई हो सकती है, इट इज़ सप्लाइड बाय मीडियल एंड पाल्पेब्रल ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थैल्मिक एंड लैक्रिमल आर्टरी। लैक्रिमल आर्टरी और जो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी है इसकी हमारे पास पाल्पेब्रल ब्रांचेस होंगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो इसमें जो हमारी आईलिड्स होंगी वो ड्रेन कहाँ करेंगी, प्री ऑरिकुलर और सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर। नर्व सप्लाई बात करें तो इसकी सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है। मोटर वो सप्लाई है जो लिड्स को मूव करेंगी। ये कहाँ कहाँ से आ सकती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व से आ सकती हैं जो कि हमारे पास लिवेटर मसल को सप्लाई कर रही हैं। फेशियल नर्व से आ सकती हैं जो कि ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल्स को जो है सप्लाई कर रही हैं, और सिंपैथेटिक नर्व्स आ सकती हैं जो कि मुलर्स मसल को सप्लाई कर रही हैं। यही तो सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक गैंग्लियन जब ख़राब होता है जिसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होता है और जो टोसिस होता है वहाँ पर ये मुलर मसल होता है। ठीक है, तो मुलर मसल की सप्लाई जो होती है वो सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू होती है। ओके, सेंसरी सप्लाई की बात करें तो आईलिड्स को सेंसरी सप्लाई कहाँ से मिल सकती है, ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व 3 में डिवाइड होती है, ठीक है, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। इस ट्राइजेमिनल नर्व की जो 2 डिवीजन होती है, ऑफ्थैल्मिक और मैक्सिलरी, ये आगे फर्दर सप्लाई करती हैं अपर आईलिड को भी और लोअर आईलिड को भी। अपर आईलिड की क्या सप्लाई है, इंफ्राट्रॉक्लियर,
सुप्राट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल, और लोअर आईलिड की क्या है, इंफ्राट्रॉक्लियर, इंफ्रा ऑर्बिटल और लैक्रिमल। फंक्शंस ऑफ आईलिड, आईलिड के क्या फंक्शंस हैं, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज, ठीक है। टीयर फिल्म जो है वो मेंटेन करती है, कॉर्निया के आगे जो प्री कॉर्नियल टीयर फिल्म है उसको मेंटेन करके रखती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीयर्स, जो ही आप पल के झपकते हैं आईलिड्स जो है मूव करती हैं तो वो टीयर्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सपोर्ट टू टीयर फिल्म, ठीक है, लोअर लिड जो होगी वो नीचे से जो टीयर फिल्म है उसको सपोर्ट करके रखेगी। प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ द टीयर फिल्म, टीयर फिल्म की ड्राई को ये प्रिवेंट करेगी। किस तरह करेगी, ऑयली सिक्रीशन ऑफ द मेबोमियम ग्लैंड्स, ये जो मेबोमियम ग्लैंड्स अपनी ऑयली सिक्रीशन कर रहे हैं उसके थ्रू ड्राइंग को ये प्रिवेंट करेगी। अब टीयर का नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पीछे म्यूकस होती है, देन एक थिक टीयर की फिल्म होती है और उस टीयर के आगे ना एक ऑयली सिक्रीशन होती है जो कि मेबोमियम ग्लैंड्स या जीज और मॉल ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयली सिक्रीशन करके रखते हैं। तो वो जो ऑयली सिक्रीशन होती है वो एवेपोरेशन प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है क्लेजियन। क्लेजियन क्या है, इट इज स्टीराइल इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियम ग्लैंड। मेबोमियम ग्लैंड वो ग्लैंड था जिसने ऑयली सिक्रीशन करनी थी और टीयर के जो आगे है वो ऑयल मेंटेन करके रखना ताकि इसकी वेपरेशन ना हो। अब इस मेबोमियम ग्लैंड की अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है और वहाँ पर लाइपोग्रेनुलोमा बन गया तो दिस इज क्लेजियन। ये होता क्यों है, इट इज़ कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑरिफाइसेस। अब ये जो मेबोमियम ग्लैंड्स की जितनी डक्ट्स हैं उनके अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो सके या कोई और अननोन कॉज हो जिसकी वजह से जो सेबेशियस सिक्रीशंस हैं वो हमारे पास एक्यूमुलेट होने लग जाए विद इन द एसिनाई ऑफ द ग्लैंड, तो इसको हम कहेंगे दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियम ग्लैंड नोन एज क्लेजियन। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की बात करें तो ब्लेफराइटिस, जब भी हमारे पास आईलिड की जो इन्फेक्शन होगी उसकी वजह से क्लेजियन हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, सिबोरिया, इन सब की वजह से क्लेजियन हो सकता है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, सिंपली ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी ऑरिफाइसिस जो इस ग्लैंड्स की जो डक्ट्स हैं उनके ऑरिफाइसिस की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, देयर इज रिटेंशन ऑफ लिपिड सिक्रीशन। जब लिपिड सिक्रीशन उसके अंदर रिटेन हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ एपिथेलियोइड एंड जॉइंट सेल्स सराउंड द ग्लैंड। जब वो उसको सराउंड करेंगे तो फिर प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स ये भी आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जितनी उसकी सिक्रीशंस उसने सिक्रीट करनी थी वो रिटेन रह जाएंगी विद इन द ग्लैंड अलॉन्ग विद इन्फ्लेमेशन, तो उसकी वजह से स्वेलिंग बनेगी इन द आइलैंड और ये इसकी पैथोजेनेसिस है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, क्योंकि मेबोमियम ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपर आईलिड में ज़्यादा कॉमन होते हैं, इसीलिए जो क्लेजियन भी है वो हमारे पास अपर आईलिड में ज़्यादा कॉमन है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्वेलिंग होगी आईलिड के ऊपर। कौन सी आईलिड के ऊपर, अपर आईलिड के ऊपर, विद लेस साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। पालपेट करेंगे तो हमें छोटा सा नोड्यूल नज़र आएगा इन द सबस्टांस ऑफ द आईलिड। लिड की वर्जन करेंगे तो हमारे पास क्या नज़र आएगा, कंजक्टिवा उसका रेड है। अगर तो ये फट गया है, ठीक है, ये रप्चर हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लैशी मैस नज़र आएगा। और क्या हो सकता है, क्योंकि ये आईलिड के ऊपर अब स्वेलिंग इतनी ज़्यादा आ गई है, आईलिड का वेट बढ़ गया है तो उसकी वजह से आईलिड जो है वो ड्रूप करना स्टार्ट कर देगी जिसकी वजह से ब्लरिंग होगी, एस्टिग्मेटिज्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि आईलिड जो है वो कॉर्निया को प्रेस कर रही है। नेक्स्ट है इसके बाद फेट ऑफ क्लेजियन। क्लेजियन की क्या फेट हो सकती है, या तो ये स्पॉन्टेनियसली खुद ही इसकी रेजोल्यूशन हो जाए या अगर नहीं होगी तो लिक्विफाई हो जाएगी और सिस्ट बन जाएगी जिसे हम कहेंगे मेबोमियम सिस्ट या क्लेजियन सिस्ट। अगर तो फाइब्रोसिस होगी तो हार्ड नोड्यूल बन जाएगा, कैल्सीफाई होगी तो वेरी हार्ड नोड्यूल बन जाएगा और अगर इन्फेक्टेड होगी तो सुपरेशन हो जाएगी, इसमें पस बढ़ जाएगी और अगर फट गई है, बर्स्ट हो गई है तो फिर क्या होगा, फ्लैशी मैस बन जाएगा। ओके, इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या हो सकती हैं, टोसिस हो सकता है क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा हो गया अपर आईलिड में कि आईलिड जो है वो ड्रूप कर जाएगी। इस तरह के टोसिस को हम कहेंगे मैकेनिकल टोसिस। टोसिस की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती है, न्यूरोजेनिक हो सकता है, मायोजेनिक हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हो। ये वाली जो टाइप होगी दिस इज मैकेनिकल टोसिस। क्यों, क्योंकि वेट बढ़ गया है, ठीक है, उस वजह से आईलिड जो है वो ड्रूप हो गई है। उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। ये कैसे होगा, ये क्लेजियन अपने कॉर्निया को प्रेस करेगा तो कॉर्निया की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म होगा और उसकी वजह से ब्लरिंग होगी। और ये जो क्लेजियन का जो वेट है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज 12 o'clock पोजीशन ऑन द कॉर्निया। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी कंजर्वेटिव भी हो सकती है, मेडिकल भी हो सकती है, सर्जिकल भी हो सकती है। कंजर्वेटिव में क्या होगा, इट विल अंडरगो सेल्फ रेजोल्यूशन, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कैसे होगा, और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कंप्रेशन मेथड कर सकते हैं, वार्म कंप्रेसेस दे सकते हैं सेवरल टाइम्स अ डे, टॉपिकल स्टीरॉइड्स एंटीबायोटिक्स की कॉम्बिनेशन दे सकते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स दे सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स कौन सा हो सकता है, ट्राइमसिनोलोन हो सकता है, इज इंजेक्टेड इनटू लियन थ्रू द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा के थ्रू ये लियन के अंदर हम इंजेक्ट कर देंगे। 80% केसेस में रिजॉल्व हो जाएगा, अगर ना हो तो सेकेंड डोज भी हम 2 हफ्ते बाद लगा सकते हैं।
मेडिकल में और हम क्या कर सकते हैं, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्जरी की तरफ जाएं तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि लियन जो होगा उसको इंसाइज करेंगे और इंसिजन कैसा देंगे, वर्टिकल इंसिजन देंगे और जो कंटेंट्स होंगे वो हम बाहर निकालेंगे। सर्जरी में और बाद में हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स के ड्रॉप्स दे सकते हैं 3 to 4 टाइम्स डेली फॉर 1 वीक। ओके, नेक्स्ट है मार्जिनल क्लेजियन। मार्जिनल क्लेजियन क्या होता है, अगर तो हमारे पास क्लेजियन डेवलप हो जाए इन द डक्ट ऑफ मेबोमियम ग्लैंड्स, पहले जो क्लेजियन है वो सिर्फ इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियम ग्लैंड्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, और अगर उस मेबोमियम ग्लैंड की डक्ट में कुछ हो जाए, दिस इज मार्जिनल क्लेजियन। इसकी वजह से क्या होगा, लिड मार्जिन जो होंगे वो रेड कलर के नोड्यूल्स नजर आएंगे। ये आइसोलेटेड अकेला भी हो सकता है, और क्योंकि हमें पता है कि जो आईलिड के मार्जिन है, जो लैशेज की जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस और मोल भी हो सकते हैं, तो ये आइसोलेटेड भी हो सकता है और उन ग्लैंड्स के साथ एसोसिएटेड भी हो सकता है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स, फेयर ट्रीटमेंट, वो सारे जो है ना वो सिमिलर है, क्लेजियन से मिलते जुलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हॉर्ड्यूलम। अब ये क्या है, इससे पहले ये देखते हैं आईलिड का जो स्ट्रक्चर है। बाहर वाली जो साइड है वहाँ पर ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस और मॉल हैं, जहाँ पर हमारे आईलैशेस लगे हुए हैं, ठीक है, उनके जहाँ पर फॉलिकल्स हैं। जो टर्मिनल साइड है वहाँ पर ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस और मॉल है, और जो अंदर वाली साइड है वहाँ पर क्या है, मेबोमियम ग्लैंड। तो हॉर्ड्यूलम जो है वो सिंपली हमारे पास इन्फेक्शन है, इन्फेक्शस नोड्यूल्स है। किस वजह से हो सकता है, स्टेफ और इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, और स्टेफ है तो उसने ज़ाहिर है पस बनानी है, तो पुरुलेंट एब्सेस भी निकल सकता है। अब अगर इस हॉर्ड्यूलम के हम टाइप्स देखें तो दो आती हैं, हॉर्ड्यूलम इंटरनम, हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम। एक्सटर्नम मींस बाहर वाली साइड। बाहर वाली साइड पे क्या है, आईलैशेस है, उनके फॉलिकल्स है, और उनकी रूट्स के अंदर क्या पड़े हैं, ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज़ और मॉल्स। तो हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम जो है, जो बाहर वाली साइड है, वहाँ वो किसकी इन्फ्लेमेशन है, ज़ीज़ या मॉल ग्लैंड्स की। और हॉर्ड्यूलम इंटरनम जो है वो किसकी है, मेबोमियम ग्लैंड्स की। और जब भी हॉर्ड्यूलम होगा हमें पता है कि स्टेफ इन्फेक्शन है, और स्टेफ क्या करती है, पस बनाती है। तो इन दोनों में हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम जिसे हम स्टाई कहते हैं और हॉर्ड्यूलम इंटरनम, इन दोनों में हमारे पास सुपरेटिव इन्फेक्शन होगी। तो हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम जिसे स्टाई कहते हैं वो क्या है, इट इज़ एक्यूट या सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ लैश फॉलिकल्स। और इस फॉलिकल की इसके सराउंडिंग्स में हमारे पास क्या पड़े होंगे, ग्लैंड ऑफ ज़ीस और मॉल्स। एटियोलॉजी अगेन सेम, स्टेफ ऑरिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, आईलिड में ज़ाहिर है पेन होगी, टेंडरनेस होगी, उसके अलावा क्या होंगे, आईलिड के जो मार्जिन है वो रेड हो जाएंगे, एडिमेटस हो जाएंगे, और क्योंकि स्टेफ है तो उसकी वजह से पस बनेगी, और पस पॉइंट्स टुवर्ड्स द लिड मार्जिन। क्योंकि ये हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम है, स्टाई है, ठीक है, जहाँ पर आई लैशेज़ की जो है वो रूट्स पड़ी हैं, तो पस जो होगी वो लिड मार्जिन की तरफ आएगी। सिंपल एक लीजन भी हो सकता है, मल्टीपल लीजन भी हो सकते हैं। डीडीज़ में क्या आएंगे, हॉर्ड्यूलम इंटरनम आएगी या सेकेंडरी इन्फेक्टेड क्लेजियन आएगा। कॉम्प्लिकेशंस, अगर इसे हम ठीक ना करें तो इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन बन सकती है, सेलुलाइटिस हो सकता है, इट कुड बी प्री सेप्टल, इट कुड बी ऑर्बिटल। अब आई में हमारे पास सेप्टम होता है, ठीक है, ऑर्बिटल सेप्टम, उससे आगे आगे जितनी होगी वो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस होगी, और अगर पीछे पूरी ग्लोब की होगी है दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो दोनों किस्म के सेलुलाइटिस जो है वो हमारे पास हो सकते हैं, और अगर और बहुत पीछे चल जाएगी तो कवर्ना साइनस थ्रोम्बोसिस। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, सिंपली इसको एनाल्जेसिक दे सकते हैं क्योंकि उसको पेन हो रही है, पेन किलर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि स्टेफ और इसकी इन्फेक्शन है, तो सेकेंडरी और इन्फेक्शन और बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया लोड कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, टॉपिकल भी देंगे और सिस्टेमिक भी देंगे, दोनों देंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, वार्म कंप्रेसेस देंगे, दे आर अप्लाइड फॉर 10 मिनट्स 4 to 5 टाइम्स डेली। उसके बाद इवैक्यूएशन ऑफ द पस, जो पस आएगी हम कोशिश करेंगे उसको निकाल ही दें। किस तरह निकालें, या तो हम आई लैशेज जो है वो उनको खींच लेंगे, ठीक है, या फिर टिप ऑफ द नाइफ से कोई इंसिजन दे देंगे, और अगर इसके साथ कोई ब्लेफराइटिस है तो हम उसको भी ट्रीट कर देंगे। नेक्स्ट है हॉर्ड्यूलम इंटरनम। क्योंकि हॉर्ड्यूलम है और स्टेफ और इसकी वजह से है, सो इट इज़ सुपरेटिव इन्फेक्शन, और इंटरनम है अंदर वाली साइड पे क्या पड़ा होता है, मेबोमियम ग्लैंड, सो इट इज़ द एक्यूट सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ मेबोमियम ग्लैंड। एटियोलॉजी इसकी क्या है, सिंपल अगेन, स्टेफ ऑरिस। और क्या हो सकता है इसका जो मार्किंग पॉइंट है वो क्या है, पस कमिंग आउट आफ्टर एपिलेशन। जब हमने मैकेनिकली पलके जो है वो रिमूव कर दिया, उखाड़ दिया सारी, उसके बाद अगर दोबारा पस आ रही है, सो दिस इज़ हॉर्ड्यूलम इंटरनम। ओके, अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें तो हॉर्ड्यूलम इंटरनम के क्या फीचर्स हो सकते हैं, सबसे पहले पेन। जब भी पेशेंट आएगा उसके प्रेजेंटिंग फीचर होगा पेन, आईलिड्स जो होंगे वो रेड होंगे और स्वेलन होंगे। टेंडरनेस इसमें ज़्यादा होगी, हॉर्ड्यूलम इंटरनम में टेंडरनेस ज़्यादा होगी और एक्सटर्नम में कम होगी। इंटरनम में टेंडरनेस ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये मेबोमियम ग्लैंड की सुपरेटिव इन्फेक्शन है, और मेबोमियम ग्लैंड कहाँ होता है, इट इज़ इन द
टार्सल प्लेट्स। तो टार्सल प्लेट जो है वो रिचली हमारे पास उनकी नर्व सप्लाई जो होती है वो काफ़ी रिच होती है। तो अगर मेबोमियम ग्लैंड की इन्फेक्शन हुई है जो कि टार्सल प्लेट में पड़ा है तो टेंडरनेस भी ज़्यादा सीवियर होगी। और जब हम प्रेशर लिड के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, पस जो है वो बाहर आएगी। इसी तरह लिड की अगर इवर्जन करेंगे तो हमारे पास येलो स्पॉट शाइनिंग आए, कंजक्टिवा आएगा। और अगर तो ये बस्ट कर जाएगा तो उसकी वजह से ग्रेनुलेशन टिश्यू आएंगे। डीडीज़ में क्या आएगा, हॉडुलम एक्सटर्नम स्टाई, ठीक है, नोडुलर फेशाइटिस और प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस। ट्रीटमेंट अगेन क्या है, क्योंकि उसको पेन है तो एनाल्जेसिक दे देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, सिस्टेमिक भी और टॉपिकल भी। उसके अलावा वार्म कंप्रेसेस और इवैक्यूएशन ऑफ पस। Okay, so next is blepharitis. Itis means inflammation and bleph means these eyelids. So it is subacute or chronic inflammation of eyelid margins. Blepharitis दो तरह के हो सकते हैं, एंटीरियर ब्लेफराइटिस भी हो सकता है और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस भी हो सकता है। अब अगर आईलिड का स्ट्रक्चर देखें, जो एंटीरियर या जो टर्मिनल साइड्स हैं वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स हैं, ऐसी बात है, और उनके जो फॉलिकल्स के सराउंडिंग में जो चीज़ें पड़ी हैं वो ग्लैंड ऑफ ज़ीज और मॉल पड़े हैं। और अगर पोस्टीरियर साइड पे चल जाए, पीछे चल जाए, टर्मिनल से दूर चल जाए, तो वहाँ पर क्या पड़ा है, मिबोमियम ग्लैंड पड़ा है। तो एंटीरियर ब्लेफराइटिस में जो हमारे पास ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे वो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीज और मॉल होंगे, और अगर पोस्टीरियर साइड के ऊपर जो ग्लैंड इन्वॉल्व होगा वो मिबोमियम ग्लैंड होगा। ऐसी है। तो एंटीरियर ब्लेफराइटिस हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, इन्फेक्टिव भी हो सकती हैं और नॉन इन्फेक्टिव भी। एंटीरियर ब्लेफराइटिस का मतलब है कि ग्लैंड ऑफ ज़ीज और मॉल अफेक्टेड है। इट कुड बी ड्यू टू इन्फेक्शन, या फिर ये इन्फेक्शन के बगैर भी हो सकते हैं। अगर तो इन्फेक्टिव है तो उसे हम कहेंगे अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस या स्टेफिलोकोकल ब्लेफराइटिस या इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस, एक ही बात है। और अगर नॉन इन्फेक्टिव है तो इसे हम कहेंगे स्क्वेमस ब्लेफराइटिस या सिबोरिक ब्लेफराइटिस। दूसरी हमारे पास कैटेगरी थी पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, सिंपली वो मिबोमियम ग्लैंड की वजह से है, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि मिबोमियनाइटिस है। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, पहली बात अल्सरेटिव है, यानी इसका दूसरा नाम हो सकता है इन्फेक्टिव या फिर स्टेफिलोकोकस, और ये एंटीरियर ब्लेफराइटिस की सब डिवीजन है, ठीक है, एंटीरियर ब्लेफराइटिस और इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस। सो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस हमारे पास क्या है, इट इज़ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ लैश फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स के सराउंडिंग में क्या पड़े हैं, जीज और मॉल के ग्लैंड्स पड़े हैं, तो वो भी साथ अफेक्टेड होंगे। और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस अगेन दिस इज एंटीरियर ब्लेफराइटिस, ये उसकी टाइप है। एटियोलॉजी में देखें तो सिंपली स्टेफ ऑरिस है, स्टेफ एपिडर्मिडस है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, लैक्रीमेशन होगी, और आई लैशेज जो होंगी ना वो आपस में चिपक जाएंगी, देयर इज ग्लूइंग ऑफ आई लैशेज। फोटोफोबिया होगा। साइंस में क्या आएंगे, आईलिड मार्जिन्स जो होंगे वो रेड होंगे, उनमें एडीमा होगा, इन्फ्लेम्ड होंगे, और पस की वजह से, येलो कलर पस की वजह से हमारे पास क्रेस्ट बन जाएंगे। और वो जो क्रेस्ट होगी उनकी क्या खास बात होगी, दे टेंड टू बी सेंटर्ड अराउंड बेस ऑफ लैशेज। जो आई लैशेज की जो बेस होगी उसके अराउंड ये क्रेस्ट बनेंगे, और जब इन क्रेस्ट को उखाड़ेंगे तो पीछे से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग अल्सर्स बनेंगे। जैसा कि अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पस की वजह से येलो क्रेस्ट बनेंगे, उनको उखाड़ेंगे, ब्लीडिंग होगी, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होंगे तो उसमें जो आई लैशेज हैं वो पक्की पक्की ग्लू टुगेदर हो जाएंगी, दे आर मेटेड टुगेदर बाय येलो क्रेस्ट। इतनी शदीद क्रेस्ट बनेगी कि आई लैशेज आपस में चिपक जाएंगी। ओके, इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस आईलिड है तो उसकी वजह से आई इफेक्ट होगी, कंजक्टिवा इफेक्ट होगा और कॉर्निया इफेक्ट होगा। आईलिड की बात करें तो आईलिड में क्या होगा, ट्रेकियासिस हो सकती है। ट्रेकियासिस क्या है, नॉर्मली जो आईलिड्स जो पलके हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स हैं, ठीक है, और अगर ये डायरेक्शन चेंज हो जाए कि जो आंखों की जो पलके हैं वो अपनी आंखों के अंदर चुभने लग जाएं, दिस इज कॉल्ड ट्रेकियासिस और मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेज टूवर्ड्स द ग्लोब। उसके अलावा और क्या हो सकता है, मेडारोसिस हो सकता है, वो क्या है, लॉस ऑफ आई लैशेज ही टूट जाए, सारी ख़त्म हो जाए। पोलियोसिस, कलर चेंज हो जाए, वाइट हो जाए आई लैशेज। रिकरेंस ऑफ स्टाइल एंड क्लेजियन। स्टाइल क्या है, हॉर्डुलम एक्सटर्नम है, ठीक है, और क्लेजियन क्या है, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ मेबोमियम ग्लैंड। और क्या हो सकता है, टोसिस हो सकता है। टोसिस क्यों होगा, क्योंकि आईलिड का इतना ज़्यादा डीमा हो जाएगा कि आईलिड ड्रूप कर जाएगी। इस केस में जो टोसिस होगा वो कौन सा होगा, मैकेनिकल टोसिस होगा। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस किसकी थी, आईलिड की थी। उसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन कहाँ आ सकती है, कंजक्टिवा में आ सकती है। कंजक्टिवा में क्या होगा, क्योंकि ये इन्फेक्टेड है तो इसकी वजह से रिकरेंट अटैक्स ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा ये जो अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है इसकी कंजक्टिवा में और क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इट कैन कॉज पिपिलरी कंजक्टिवाइटिस। अब जो कंजक्टिवाइटिस है वो दो तरह के हो सकते हैं, फॉलिकुलर भी हो सकता है और पेपिलरी भी हो सकता है। जो फॉलिकुलर होगा वो सिर्फ ये याद रखना है वायरस में होगा, ट्रैकोमा में होगा, या जिसको हम कहें
क्लेमीडियल इन्फेक्शन, ठीक है, ट्रैकोमा या क्लेमीडिया, उसमें होगा, और तीसरा एपिनेफ्रीन। इन तीनों में जो कंजक्टिवाइटिस होता है वो हमारे पास फॉलिकुलर होता है, लेकिन ये जो होगा ये हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इसमें जो कंजक्टिवाइटिस होगा दिस इज़ गोइंग टू बी पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। तो तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन है इसी अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस की, या जिसे हम कहे एंटीरियर अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस या इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस, तीसरी इसकी कॉम्प्लिकेशन है कॉर्निया में। कॉर्निया में क्या होगा, कॉर्निया में सारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हमारे पास टॉक्सिक पंक्टुएट केराटाइटिस हो सकता है, इसका दूसरा नाम सुपरफिशियल पंक्टुएट केराटाइटिस भी है, या फिर पंक्टुएट एपिथेलियल केराटोपैथी, इसमें से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कॉर्निया के ऊपर छोटे छोटे अल्सर्स बन जाएंगे एंड देन वो हील होंगे और वहाँ पर ओपेसिटीज़ बन जाएंगी। तो दिस इज़ पंक्टुएट केराटाइटिस। इसके अलावा मार्जिनल केराटाइटिस हो सकता है, जिसको हम कहेंगे कैटराल अल्सर्स। तो जो कैटराल अल्सर्स है वो किसका हमारे पास फीचर है, इट इज़ फीचर ऑफ अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। और क्या होगा इसमें, फाइटेंकुलर केराटाइटिस होगा, क्योंकि कॉर्निया का अब इतना बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है, उसके ऊपर ढेर सारे केराटाइटिस हो रहे हैं, फाइटेंकुलर भी हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा सुपरफिशियल पंक्टुएट केराटाइटिस भी हो रहा है। तो उसकी वजह से कॉर्निया का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, जिसके उस कॉर्निया के आगे अब टीयर फिल्म बननी थी, वो जो टीयर फिल्म है वो इनस्टेबल हो जाएगी। सो टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी। कितनी तरह के केराटाइटिस हो सकते हैं, पंक्टुएट केराटाइटिस, मार्जिनल केराटाइटिस, फाइटेंकुलर केराटाइटिस एंड देन टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी। ट्रीटमेंट क्या है, सिंपली आईलिड की जो है वो हाइजीन हमने बेटर रखनी है। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। आईलिड्स के ऊपर जितने भी क्रेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमने स्क्रबिंग करके आईलिड्स को जो है वो साफ़ कर देना 25% किसी बेबी शैम्पू लोशन से। उसके अलावा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं, बेसिट्रेसिन कर सकते हैं, क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो हम एंटीरियर लेड के ऊपर रब करेंगे विद कॉटन बड और क्लीन फिंगर। उसके अलावा टॉपिकल स्टीरॉयड्स कर सकते हैं, वीक स्टीरॉयड लेंगे, फॉर एग्जांपल फ्लोरोमेथोलोन लेंगे 4 टाइम्स डेली टू कंट्रोल द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, क्योंकि स्टीरॉयड्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि इस केस में हमारे पास टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी है। Okay, next हमारे पास स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। स्क्वेमस ब्लेफराइटिस अगेन दिस इज सब डिवीजन ऑफ एंटीरियर ब्लेफराइटिस और दिस इज नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस। तो इसमें हमारे पास सिंपली अगर इन्फेक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा, देयर इज डिसऑर्डर ऑफ ग्लैंड ऑफ जीजर मॉल। जीजर मॉल क्यों, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ एंटीरियर ब्लेफराइटिस, ये उसकी सब कैटेगरी है। तो नॉन इन्फेक्टिव है, तो इसमें हम सिंपली कहेंगे देयर इज डिसऑर्डर ऑफ द ग्लैंड। अब डिसऑर्डर क्या है, इसमें हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लैंड है हमारे पास एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड सिक्रीट करता है। इस ग्लैंड ने वैसे यही करना होता है, ऑयली सिक्रीशन मेंटेन रखता है। कॉर्निया के जो टीयर हैं उनके आगे एक ऑयल की लेयर चढ़ा देता है ताकि वो एवेपोरेट ना हो। तो इस केस में क्या करेगा, वो एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स जो होंगे वो सिक्रीट करेगा, और फिर क्या होगा, आसपास जितने कॉर्नी बैक्टीरियम होंगे वो क्या करेंगे, इन फ्री फैटी एसिड्स को तोड़ेंगे। इसकी वजह से शाइनी वैक्स अपीयरेंस बन जाएगी, जिसे हम कहें वाटरी मटेरियल या डैंड्रफ लाइक डिस्क्वेमेशन हो जाएगी इस सब की। तो ये हमारे पास होगा स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, साइन और सिम्टम देखते हैं। पेशेंट आएगा सिम्टम्स ये लेकर के जी उसकी डेपोजिशन हुई पड़ी है वाइटिश मटेरियल की एट द लिड मार्जिन्स, ठीक है, और उसको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है, इरिटेशन है, ओकेजन वाटरिंग, कभी कभी आंखों से जो होगा वो पानी भी आएगा, एंड अ हिस्ट्री ऑफ फॉलिंग आई लैशेज़, और उसकी जो आई लैशेज़ है वो फॉल किए जा रही हैं। साइंस में हमें क्या नज़र आएगा, आईलेट्स के जो मार्जिन होंगे वहाँ पर शाइनी वैक्स अपीयरेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शाइनी वैक्स अपीयरेंस होगी, माइल्ड टू मॉडरेट एरिथीमा होगा, टेलेंजेक्टेजिया होगा। और क्या होगा, देर इज डैंड्रफ लाइक डिस्क्वेमेटेशन ऑफ एपिडर्मिस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डैंड्रफ लाइक जो हमारे पास मटेरियल है वो हमें इसमें मिलेगा। और क्या होगा, स्केल्स जो होंगे वो सॉफ्ट होंगे, अगर उनको उखाड़ेंगे दे डू नॉट लीव अ स्मॉल अल्सर। आई लैशेज जो होंगी वो दे आर ग्रीसी, ठीक है, ऐसे लगेंगी, शाइनी वैक्स अपीयरेंस है, वाइटिश कलर की, ग्रीसी, और जो लिड मार्जिन है वो हमारे पास एडिमेटस होंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर हम इसको नहीं ठीक करते तो फिर क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हमारे पास पहली कॉम्प्लिकेशन है मेडरोसिस हो सकता है, दिस इज़ लॉस ऑफ आई लैशेज, ट्रिकियासिस मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेज टुवर्ड्स द ग्लोब, पोलियोसिस लॉस ऑफ कलर, आई लैशेज वाइट कलर की हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस क्योंकि अब आईलिड्स हैं उसके अंदर वाली साइड पे कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा 3 तरह का हो सकता है, पाल्पेब्रल भी हो सकता है, फॉर्निकल भी हो सकता है और बल्बर भी हो सकता है, तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी,
ट्रीटमेंट इसकी क्या, अगेन आईलेट की जो है वो हाइजीन हमने बेहतर रखनी है, एंटीबायोटिक्स देने हैं, स्टीरॉइड्स के ड्रॉप्स देने हैं, ऑइंटमेंट देनी है। और इसके अलावा अगर कोई और को एग्जिस्टिंग डर्माटाइटिस है, सेबोरिक डर्माटाइटिस है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे विद सेलेनियम सल्फाइड शैम्पू। तो ट्रीटमेंट में आईलेट हाइजीन, एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड ड्रॉप्स और सेलेनियम सल्फाइड। नेक्स्ट है मेबोमियनाइटिस। हमने पढ़ा ब्लेफराइटिस दो तरह के होते हैं, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी। एंटीरियर कुड बी इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव। एंटीरियर जब भी होगा तो उसमें ग्लैंड ऑफ जीज और ग्लैंड ऑफ मॉल्स होंगे, और जो पोस्टीरियर होगा उसमें क्या होगा, मिबोमियम ग्लैंड होगा, जिसको हम कहेंगे मिबोमियनाइटिस। सो इट इज़ पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, जिसको हम कहेंगे मिबोमियनाइटिस। तो फिर ये क्या हुआ, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लेफराइटिस यानी पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। देयर इज अ डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियम ग्लैंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड। इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें तो उसमें साइन सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, जो मेन सिम्टम होगा वो होगा बर्निंग सेंसेशन इन आई। क्यों होगा, क्योंकि उसने एक्सेस फैटी एसिड सिक्रीट किया है, एसिड है तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, फैटी एसिड, तो उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होगी। साइंस में क्या आएंगे, इसमें हमारे पास वाइट फ्रोथी यानी फोम लाइक सिक्रेशन, वाइट कलर की ना फोम फोम झाग झाग सी बटेगी लिड मार्जिन के ऊपर और जो मीडियल और लैटरल कैंथ है, ठीक है, उनके ऊपर। तो अगर फोम लाइक सिक्रेशन होगी, दिस इज पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस या मेबोमियनाइटिस। डोंट कंफ्यूज इट विद डैंड्रफ लाइक डिस्क्वेमेटाइजेशन, जो हमारे पास स्क्वेमस ब्लेफराइटिस थी, ये हमारे पास मेबोमियनाइटिस है। इसमें फोम लाइक सिक्रेशन होगी। और इसमें क्या क्या होगा, जो मेबोमियम ग्लैंड्स होंगे, उनके जितने भी ऑरिफाइसेस होंगे, ठीक है, जो आई लैशेस के अंदर उनके जहाँ पर वो खुल रहे हैं मेबोमियम ग्लैंड, जो उनके ऑरिफाइसेस हैं, दे शो पाउटिंग, ठीक है, वो इस तरह थोड़े से उभरे हुए से नजर आएंगे। एंड दे आर कैप्ड बाय स्मॉल ऑयल ग्लोब्यूल्स, वहाँ पर ऑयल जो होगा वो एक्यूमुलेट होगा। अगर हम आईलिड्स को इवर्ट करेंगे तो क्या नजर आएगा, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एज वर्टिकल येलो शाइनिंग लाइंस थ्रू द टार्सल कंजक्टिवा। जब ग्लैंड्स की मसाज करेंगे तो उसके अंदर से ऑयली सिक्रीशन निकलेंगी, और अगर तो इस ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्लेजियन हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, कंजक्टिवा में भी हो सकती हैं, कॉर्निया में भी हो सकती हैं, और टीयर फिल्म में भी हो सकती हैं। वही कॉर्निया के आगे जो टीयर फिल्म बनती है। कंजक्टिवा में देखें तो पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, अगेन बता रहे हैं कंजक्टिवाइटिस दो तरह के होते हैं, फॉलिकुलर भी होता है और पेपिलरी भी होता है। फॉलिकुलर जो होता है वो वायरस, ट्रकोमा और एपिनेफ्रीन की वजह से होता है। जो हमारे पास दूसरा पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस है वो एलर्जी की वजह से या हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। सो इस केस में पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। कॉर्निया में क्या होगा, पंक्चुएट एपिथेलियोपैथी हो सकती है। इसके अलावा टीयर फिल्म जो है वो हमारे पास इंस्टेबल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉर्निया यहाँ पर डैमेज हो गया। कॉर्निया की जितनी भी एपिथेलियम है वो हमारे पास ख़राब हो गई है। ट्रीटमेंट देखें तो क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लिड की हाइजीन ठीक कर सकते हैं, स्टीरॉइड्स या फिर आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन 250 mg, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg या फिर एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। और लिड हाइजीन ठीक करनी है, टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, और आर्टिफिशियल टीयर्स। आर्टिफिशियल टीयर्स क्यों, क्योंकि कॉर्निया का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो गया और टीयर फिल्म की जो है वो इंस्टेबिलिटी हुई हुई है। नेक्स्ट है थ्रियासिस पाल्पेब्रम। अब ये क्या है, ये एक कीड़ा है, जूं है, ठीक है, क्रैब लाइस, जिसका हमने नाम रखा हुआ है थ्रियासिस प्यूबिस। अगर इसकी इन्फेस्टेशन हो जाए आईलिड्स के अंदर, ठीक है, ये उधर आकर अपना पड़ाव डाल दे, सो दिस इज़ कॉल्ड थ्रियासिस पाल्पेब्रम। अब ये आता किस तरह है, कैसे आता है, तो ये जी हमारे पास गंदे काम करने से आता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल एक्टिविटीज़, क्लोज कॉन्टैक्ट, जा जाके हर दूसरे बंदे को चिपकना, ठीक है, विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो क्लोज कॉन्टैक्ट से आ सकता है। यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स, अपने कपड़े पहनने हैं। यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड टॉवल्स, अपना तौलिया इस्तेमाल करना है। एंड यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड बेड, ये बेड अपने अपने पे सोना है। तो इन सारे गंदे हरकतों से ये थ्रियासिस पाल्पेब्रम जो है वो आईलिड्स को इन्फेस्ट कर सकता है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या होगा, इट प्रेजेंट्स विद द फीचर ऑफ ब्लेफराइटिस, ठीक है, जो आईलिड्स होंगी उनकी इन्फ्लेमेशन होगी, या फिर साथ साथ अगर कंजक्टिवा भी इन्वॉल्व हो गया तो ब्लेफरो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। सीवियर इचिंग, ज़ाहिर है कीड़ा है, उसने खारिश तो करनी है, इचिंग, खुरक, ठीक है, खारिश, सीवियर इचिंग एंड इरिटेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन इज़ द मेन सिम्टम। उसके अलावा साइंस में और क्या क्या आ सकते हैं, आईलिड्स जो होंगे वो एरिथमेटिक हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर एरिथीमा हो सकता है, नेमरस निट्स एंड एग्स, तो इस कीड़े के जो एग्स हैं वो हमें आई लैशेज़ के ऊपर नज़र आएंगे चिपके हुए। और जो अगर बड़े बड़ी जुएँ हैं, एडल्ट लाइज हैं, दे मे बी अडहेरेंट टू द आई लैशेज़, वो खुद ही चिपके हुए होंगे आई लैशेज़ के साथ।
और वो इतनी तोड़ फोड़ करेंगे वहाँ पर, लिटरली कटिंग करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड स्टेन्ड डेब्रिस जो होगा वो आईलिड और लैशेस के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगा। डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं? स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है? मैकेनिकल रिमूव ऑफ द लॉइस, जो हमारे पास ये जुएँ हैं, कीड़े हैं, इसको हाथ से पकड़ पकड़ के उतारें, ठीक है, विद निट्स एंड फोर्सेप्स, उसके अंडों समेत, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ आई लैशेज़ और ट्रिमिंग, या फिर पलके ही काट दें। लेकिन बहुत सारे पेशेंट जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके ये शान के ख़िलाफ़ है कि उनकी पलके काट दी जाए। फिर हम क्या करेंगे? हम डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। पाइलोकार्पिन यूज़ कर सकते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, फाइजोस्टिकमीन यूज़ कर सकते हैं, या मेलाथायोन यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ट्रेकियासिस। ट्रेकियासिस क्या? इट इज़ मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेज़ टूवर्ड्स द ग्लोब। आई लैशेज़ की नॉर्मली जो डायरेक्शन होती है, इट इज़ अवे फ्रॉम द ग्लोब, और अगर ये आई लैशेज़ ही डिंगी चिबी खिड़बी हो जाए और वापस आकर ग्लोब में लगने लग जाए, सो दिस इज़ ट्रेकियासिस। एटियोलॉजी क्या है इसकी? क्यों हो सकता है? ब्लेफराइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। ट्रैकोमा जो कि क्लेमीडिया की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से ट्रेकियासिस हो सकता है। केमिकल बर्न, कोई केमिकल लगा है तो उसकी वजह से आईलैशेस की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। आईलिड मार्जिन इंजरीज, ठीक है, आईलिड के मार्जिन कोई इंजरी हो गई है तो जितने भी लैशेस हैं वो उल्टे सीधे हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा? फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जब वो लैशेस कंटिन्यूसली आंख को जाकर इरिटेट करेंगी तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, लैग्रिमेशन होगी, आंखों से आंसू आते रहेंगे, फोटोफोबिया, ठीक है। उसके अलावा कंजक्टाइवल रेडनेस, जो कंजक्टाइवा चढ़ा हुआ है वो रेड हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर उसकी सीवियर जो है वो उसकी इचिंग होगी, पेन होगी, ठीक है। और कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट्स, जो आई लैशेज हैं उन्होंने कॉर्निया को जाकर इतना पंक्चर करना है, बार बार हर 2 मिनट बाद उसको हिट करना है कि उसकी वजह से एपिथेलियल डिफेक्ट्स आ जाएंगे, कॉर्निया सारा ख़राब हो जाएगा, उसकी वजह से कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगी और सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाएगी। कॉम्प्लिकेशन, अगर हम इस ट्रेकियासिस को ठीक ना करें तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, जो सारा कंजक्टाइवा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। केराटाइटिस, कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन, और कॉर्नियल ओपेसिटीज़। तो ट्रीट कैसे कर सकते हैं? अगर ट्रेकियासिस है, ठीक है, आईलैशेस की डायरेक्शन ही डिफरेंट है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में एपिलेशन कर सकते हैं। एपिलेशन क्या हो सकता है? मैकेनिकली रिमूव बाय फोर्सेप, ठीक है, एक एक पलक पकड़ के ना उखाड़ दें, गंजा कर दें, ठीक है, पलकों से गंजा कर देना, दिस इज़ एपिलेशन। इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है, लैश फॉलिकल को ही डिस्ट्रॉय कर दें, किस तरह? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। एक फाइन नीडल जो होगी वो हम डालेंगे सिंपल लैश की रूट में, और करंट जो होगा वो पास करेंगे, तो जितने भी आई लैशेज़ होंगे वो खुद ही सड़ जाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। क्रायोथेरेपी, इसमें क्या होगा? फ्रीजिंग, हम इसमें जो होगा वो क्रायोप्रोब यूज़ करेंगे, और आई लैशेज़ को होगा डिस्ट्रॉय करेंगे एट -200 डिग्री सेंटीग्रेड विद अ स्पेशल क्रायोप्रोब। तो क्रायोथेरेपी में हम फ्रीजिंग मेथड यूज़ करेंगे। आर्गन लेज़र में क्या करेंगे? लैश फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे बाय द लेज़र। इट इज़ अ सिंपल एंड पेनलेस प्रोसीजर, इसमें इतनी ज़्यादा कोई पेन नहीं होगी। उसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज, हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर आई लैशेज जो है वो बार बार कॉर्निया की तरफ जा रही हैं तो हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी मैयर है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसके अलावा सर्जरी कर सकते हैं जिसको हम कहेंगे फुल थिकनेस वेज रिसेक्शन। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमिला। अब आईलिड के 2 लैमिलाज हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और अगर तो हम पोस्टीरियर लैमिला को आगे की तरफ खींच के ले आएँ ताकि जो पलकें हैं वो आंखों के साथ टकराई ना, सो एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमिला ये हम कर सकते हैं। डीडीज देखें, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो क्या आएंगे? सूडोट्रेकियासिस और डिस्टिकियासिस। सूडोट्रेकियासिस का क्या मतलब है? इट इज़ मिस डायरेक्शन ऑफ आईलिड्स, अगेन आईलिड्स टुवर्ड्स द ग्लोब, लेकिन सेकेंडरी टू एंट्रोपियन। एंट्रोपियन क्या होता है? ये होता है कि जो हमारा आईलिड का मार्जिन है वो आई बॉल की तरफ ही हो जाए, ठीक है, जो आईलिड है वो इतनी ज़्यादा डीली डूली हो जाए और वो जो है मार्जिन आईलिड का वो टुवर्ड्स द बॉल हो जाए, सो दिस इज़ एंट्रोपियन की वजह से अगर ट्रेकियासिस होगा, दिस इज़ कॉल्ड सूडोट्रेकियासिस, और ये ज़्यादा सीवियर होगा, इसका इलाज जो है वो सर्जरी है। उसके अलावा है डिस्टेकियासिस, इसमें क्या है? ये कंजेनिटल एबनॉर्मल एडिशनल रो ऑफ लैशेस, आंखों के जो पलकों की रोज़ हैं उसमें 1 रोज़ या 2 रोज़ जो है वो एक्स्ट्रा आ गई हैं, सो दिस इज़ डिस्टेकियासिस, और ये कॉन्टीन्यूसली कॉर्निया और कंजक्टाइवा जो है वो इरिटेट करेगी। ओके, नेक्स्ट है एंट्रोपियन। एंट्रोपियन क्या है? इट इज़ द कंडीशन इन विच द आईलिड मार्जिन इज टर्न्ड टुवर्ड द ग्लोब। अब जो आईलिड का मार्जिन है वो ही आंख की तरफ चला गया है, तो ये हमारे पास कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड में सिनाइल यानी एज के साथ साथ हो सकता है। सिसैट्रिकल का मतलब है कि जब भी कोई इंजरी होगी उसके बाद फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस के बाद वो जगह कंस्ट्रिक्ट करेगी,
तो वो चीज़ जब सिकुड़ेगी तो हमारा सारा स्ट्रक्चर जो है फाइब्रोसिस की वजह से बिगड़ जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड सिसएट्रिकल. और उसके अलावा स्पास्टिक, ये जो सिनाइल, सिसएट्रिकल और स्पास्टिक है ये एक्वायर्ड में आ जाते हैं. और दूसरी कैटेगरी है कंजेनिटल. सबसे पहले देखते हैं सिनाइल एंट्रोपियन. सिनाइल मीन एज के साथ साथ तो ये एल्डरली पीपल की लोअर लिड में होगा. उनका क्या होगा, लोअर लिड जो होगी ना वो खुद ही इट इज़ टर्न्ड टुवर्ड्स द आई बॉल. और ये क्यों होगा, अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ऑर्बिकुलरिस मसल है और एक लोअर लिड रिट्रैक्टर है. लोअर लिड रिट्रैक्टर ने क्या करना होता है, लिड को बाहर की तरफ खींच के रखना होता है. अब होता क्या है कि एट्रोफी हो जाती है लोअर लिड रिट्रैक्टर्स की. अब उन्होंने लोअर लिड को नीचे नहीं खींच के रखा तो इसकी वजह से क्या है, लिड अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगी. सो देयर इज एट्रोफी ऑफ लोअर लिड रिट्रैक्टर. और दूसरा क्या है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल. इसने क्या करना होता है, आंखें बंद करानी होती है, पिंच करनी होती हैं. इसकी ओवर राइडिंग हो जाती है. इट इज़ कॉज्ड बाय ओवर राइडिंग ऑफ प्रीसेप्टल ओवर द प्री टार्सल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई की ओवर राइडिंग होगी और नीचे से जो लिड रिट्रैक्टर है, ठीक है, उसकी एट्रोफी होगी. इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो आई लिड मार्जिन है वो टुवर्ड्स द ग्लोब मूव कर जाता है. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज सिसएट्रिकल एंट्रोपियन. एंट्रोपियन का मतलब है जो आईलिड है वो टुवर्ड्स द आई जाएगी. और सिसएट्रिकल का मतलब है कि फाइब्रोसिस के बाद जो कंस्ट्रिक्ट होगा जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बिगड़ेगा. तो अब होता क्या है कि आईलिड को अगर हम देखें तो आईलिड के सबसे बाहर स्किन होती है ऐसी है, और सबसे अंदर जो होता है वो कंजक्टाइवा चढ़ा होता है. तो अगर अंदर वाली साइड जो जहाँ पर कंजक्टाइवा चढ़ा हुआ है, ठीक है, उसकी हम किसी तरह फाइब्रोसिस करा दें तो वो जगह कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी. तो जब वो कंस्ट्रिक्ट करेगी तो खींचेगी और सारी आईलिड जो होगी वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी. तो इसमें क्या होगा, अपर आईलिड में होगा एंड इट इज़ कॉज्ड बाय स्कारिंग ऑफ पाल्पीब्रल कंजक्टाइवा. अब कंजक्टाइवा तीन तरह का होता है. अगेन जो आईलैशेस की बात करें, जो आईलैशेस की अंदर वाली साइड के ऊपर चढ़ा होता है, दिस इज़ पाल्पीब्रल. देन वो पाउच बनाता है, दिस इज़ फॉर्निकल कंजक्टाइवा. और देन वो जाकर आई बॉल के ऊपर लग जाता है एट द लिम्बस टू कंटिन्यू टू जॉइन द कॉर्निया. तो वहाँ पर उसे कहेंगे कि बल्बर है. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जिस हम कंजक्टाइवा की बात कर रहे हैं वो पाल्पीब्रल कंजक्टाइवा है. ये जो सिसएट्रिकल एंट्रोपियन है ये होता किस वजह से, हमारे पास ट्रैकोमा की वजह से हो सकता है. ट्रैकोमा क्या है, क्लेमीडियल इन्फेक्शन है, ठीक है. इट इज़ बायलैटरल जो है सिसएट्रिकल केराटो कंजक्टिवाइटिस. बायलैटरल सिसएट्रियल केराटो कंजक्टिवाइटिस, दिस इज कॉल्ड ट्रैकोमा. और ये होता किस वजह से, क्लेमीडिया की वजह से. तो इस ट्रैकोमा की वजह से हमारे पास सिसएट्रिकल एंट्रोपियन हो सकता है. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की वजह से सिसएट्रिकल एंट्रोपियन हो सकता है. केमिकल इंजरीज या फेस बर्न की वजह से सिसएट्रिकल एंट्रोपियन हो सकता है. और इसके अलावा ट्रॉमा या फिर कोई लैसरेटिंग इंजरी है उसकी वजह से सिसएट्रिकल एंट्रोपियन हो सकता है. नेक्स्ट है जी स्पास्टिक एंट्रोपियन. स्पाज्म मीन, ठीक है, कोई किसी किस्म का स्पाज्म हो गया है, एक्स्ट्रा कंट्रैक्शन हो गई है. तो ये भी सिंपली सिनाइल से मिलता जुलता है. इसमें भी क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल है, ज़ाहिर है उसने पिंच कराना है. और देयर इज समहाउ एट्रोफी ऑफ द लोअर लिड रिट्रैक्टर. अगेन वही काम हो रहा है, ऑर्बिकुलरिस मसल जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है और जो लोअर लिड रिट्रैक्टर हैं उनकी एट्रोफी हो रही है. तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से आईलिड जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगी. दिस इज कॉल्ड स्पास्टिक एंट्रोपियन. इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, इरिटेशन हो सकती है फ्रॉम क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, और या फिर कोई ऑक्यूलर सर्जरी हुई है उसके बाद भी ये हो सकता है. नेक्स्ट है कंजेनिटल एंट्रोपियन. ये रेयर कंडीशन है और कोई डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी हुई है उसकी वजह से हो सकता है. क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, दे आर सिमिलर इन ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रोपियन. तो साइंस और सिम्टम्स देखते हैं. सिम्टम्स में सबसे पहले देखें तो लिड्स जो हैं वो मिसडायरेक्टेड हो गई हैं और मैकेनिकली रब कर रही हैं कॉर्निया को, कंजक्टाइवा को. और क्या कर रही हैं, जो कॉर्निया के आगे प्री कॉर्नियल फिल्म है उसको डिसरप्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से फॉलोइंग फीचर्स बन सकते हैं. फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकती है, जाहिर है बार बार जो है वो आई लैशेज अंदर जाकर टकरा रही हैं. लैक्रीमेशन हो सकती है, फोटोफोबिया हो सकता है, पंक्चुएट एपिथेलियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं. ये हमारे पास कॉर्निया के ऊपर होंगे. कॉर्निया की एपिथेलियम जो होगी वो डिफेक्टिव हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं पंक्चुएट एपिथेलियल केराटोपैथी या केराटाइटिस. एक ही बात है, पंक्चुएट एपिथेलियल डिफेक्ट्स. उसके अलावा कंजक्टाइवा जो होगा उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी, कॉर्निया की अल्सरेशन हो जाएगी और उस अल्सर के ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शंस आएंगे. साइंस की बात करें तो आईलिड मार्जिन इज टर्न्ड इनवर्ड. आईलिड्स जो है उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. लैशेज आर रबिंग द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा. ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं.
सबसे पहले देखते हैं जो सिनाइल एट्रोपियन है, जो हमारे पास एज के साथ साथ हो रहा है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है सर्जरी में। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करेंगे। जब हॉरिजॉन्टली हम उसको छोटा कर देंगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आईलिड्स जो वर्टिकली थी वो हमारे पास शॉर्ट हो जाएंगी, तो जिससे जो है वो आई लैशेज़ वो थोड़ा बाहर की तरफ मूव करेंगी और एंट्रोपियन जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो सिनाइल एंट्रोपियन की क्या ट्रीटमेंट है, विस प्रोसीजर कर सकते हैं, इसमें फुल थिकनेस हॉरिजॉन्टल रिसेक्शन करेंगे। उसके अलावा फॉक्स प्रोसीजर है और मॉडिफाइड व्हीलर्स है। इसके अलावा सिसेट्रिकल एंट्रोपियन की क्या हमारे पास सर्जरी हो सकती है। अगर तो माइल्ड केसेस हैं तो उसमें टार्सल हिंज प्रोसीजर करेंगे, और अगर सीवियर केसेस है तो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट करेंगे। देन आता है स्पास्टिक एंट्रोपियन। स्पाज्म की वजह से अगर एंट्रोपियन हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीट द कॉज। स्पाज्म क्यों है उसको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एडेसिव प्लास्टर्स लगा देंगे ताकि जो आईलिड है उसको हम बाहर की तरफ खींच के रखें। आईलिड डिवर्टिंग सूचर्स, या फिर सूचर लगा सकते हैं, या फिर डिनर्वेशन ऑफ द मसल, कोई बोटॉक्स इंजेक्शन लगा दे बॉटुलिनम टॉक्सिन का, जो कि थोड़ा इसका जो स्पाज्म है वो रिलीव करे। उसके अलावा कंजेनिटल एंट्रोपियन है, इसमें सिंपली क्या करेंगे, रिसेक्शन करेंगे एबनॉर्मल पोर्शन की, और जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, प्लेसिंग द रिमाइंडर इन इट्स नॉर्मल पोजीशन। जो हमारे पास सिंपली एबनॉर्मल पोर्शन है उसे रिसेट कर देंगे और बाकी जो रिमाइंडर है उसे नॉर्मल पोजीशन में ले आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन में क्या होगा, आईलिड मार्जिन जो होगा इट इज़ इवर्टेड अवे फ्रॉम द आईबॉल। आईलिड ही जो होगी वो आईबॉल से दूर चली जाएगी। दिस इज़ एक्ट्रोपियन। टाइप्स में सी कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। अगर तो एक्वायर्ड को देखेंगे तो उसमें सिनाइल एज के साथ साथ, ठीक है, वो जिस तरह बूढ़े लोगों की आई लैशेज़ जो हैं वो ढीली हो जाती हैं, ठीक है, तो सिनाइल हो सकता है। सिसएट्रिकल, सिसएट्रिकल अगेन कोई इंजरी हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई, उसकी वजह से फाइब्रोसिस हुई है और कंस्ट्रिक्शन हुई है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी है, दिस इज़ कॉल्ड सिसएट्रिकल। और पैरालिटिक, पैरालिटिक में हमारे पास फेशियल नर्व आएगी। क्यों, क्योंकि फेशियल नर्व जो है वो सप्लाई करी होती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को। अगर तो उसकी टोन ख़त्म हो गई है, पैरालिसिस हो गया, फ्लैसिड हो गया, जिसने आंख बंद करनी थी, तो क्या होगा, आईलिड का जो मार्जिन होगा वो अवे मूव कर जाएगा। एटियोलॉजी देखते हैं तो इसमें सबसे पहले सिनाइल एक्ट्रोपियन, एज के साथ साथ जो होगा, कॉमनेस्ट वैरायटी है, ठीक है, और सिर्फ लोअर आईलिड में होगा। क्यों होगा, सिनाइल लैक्सिसिटी ऑफ द टिश्यू, टिश्यू जो होगी, ये जो आईलिड्स हैं ये एज के साथ साथ जो है वो ढीली ढूली हो जाती हैं, ठीक है, लैक्सिसिटी एंड अ लॉस ऑफ टोन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी, आईलिड्स जो होंगी अवे मूव कर जाएंगी। इट इज़ रिजल्ट ऑफ एज रिलेटेड एट्रोफिक चेंजेस इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लिड। देन अगेन है सिस एट्रिकल एक्ट्रोपियन। अब आईलिड का स्ट्रक्चर है, इसके सबसे बाहर जो है वो स्किन है और सबसे अंदर जो है वो कंजक्टिवा है, विच इज़ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। अब जो सबसे बाहर स्किन है उसके ऊपर कोई इंजरी होती है, फाइब्रोसिस होती है और देन कंस्ट्रिक्शन होती है, तो जो बाहर वाली साइड पे अब स्किन पे कंस्ट्रिक्शन हुई है तो क्या होगा, वहाँ वो वाली साइड सारी कंट्रैक्ट कर जाएगी, ऐसी है, तो जिसकी वजह से आई लैशेज़ जो है वो मूव करेंगी अवे फ्रॉम द ग्लोब। तो सिस एट्रिकल एक्ट्रोपियन में क्या होगा, स्कारिंग और कंट्रैक्चर ऑफ स्किन होगा, ठीक है। एक्ट्रोपियन में स्किन कंट्रैक्ट करेगी और एनट्रोपियन में हमारे पास क्या कंट्रैक्ट करेगी, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो अगर स्किन जो है वो हमारे पास कंट्रैक्ट करेगी, दिस इज एक्ट्रोपियन, सिस एट्रिकल एक्ट्रोपियन। सिस एट्रिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंट्रैक्चर हो रहा है। कॉमन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, केमिकल इंजरीज, लैसरेटिंग इंजरीज, मेडिकेशन कॉजिंग डर्माटाइटिस वगैरह। देयर इज़ पैरालिटिक एक्ट्रोपियन, या जिसे हम कहेंगे फेशियल नर्व पाल्सी। फेशियल नर्व ने किसको सप्लाई करना होता है, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल को। जब वो उसको सप्लाई नहीं करेगी तो मसल ने आइज़ को पिंच कराना होता है, बंद करवाना होता है, वो ये फ्लैसिड हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी और इसकी वजह से जो आई लिड्स हैं वो मूव करेंगी अवे फ्रॉम द आई। सो इसमें फेशियल नर्व पाल्सी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजेनिटल एक्ट्रोपियन। इट इज़ रेयर बायलैटरल कंडीशन, और ये क्यों होती है, डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से होती है, इसीलिए ये कंजेनिटल है। नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब ये जो एक्ट्रोपियन हुए इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, अब आई लैशेज़ मूव कर गई हैं अवे फ्रॉम द ग्लोब, जिसकी वजह से क्या होगा, कंजक्टिवा जो है वो नज़र आने लग जाएगा। तो एक्सपोजर ऑफ लोअर बल्बर हेड पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, जो आई के ऊपर भी चढ़ा हुआ है कंजक्टिवा वो भी नज़र आएगा, जो लिड्स के ऊपर लगा हुआ है वो भी नज़र आएगा। और क्या होगा, क्योंकि जो लोअर लिड है वो नीचे से टीयर फिल्म को सपोर्ट करके रखती है, अब लोअर लिड जो है वो ढीली ढूली होगी तो टीयर फिल्म जो है वो भी ख़राब हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से ड्राई आई होगी, एक्सपोजर केराटाइटिस वगैरह हो जाएगा।
तो सिंपली जब टीयर फिल्म नहीं सही बनेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एपीफोरिया, बार बार आंसू बहेंगे, ठीक है, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस होगा। और ज़्यादा अगर बहुत अरसे के लिए हो गया एक्ट्रोपियन तो क्या होगा, कंजक्टिवा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपोयर केराटाइटिस, केराटाइटिस मीन कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन, और एक्सपोयर मीन्स क्योंकि बार बार उसकी जो टीयर फिल्म है वो डिस्टर्ब हुई पड़ी है, ठीक है, तो बार बार हवा लगती है तो उसकी वजह से केराटाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है कॉर्निया की, तो एक्सपोयर केराटाइटिस होगा। एक्जिमा और डर्माटाइटिस भी हो सकता है। अब एक्ट्रोपियन के ग्रेड्स क्या हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, कितनी हमारी जो लिड मार्जिन है वो ग्लोब से अवे मूव की हैं, ग्रेड 1, 2 और 3 में। ग्रेड 1 में सिंपली क्या है, लिड मार्जिन के ऊपर जहाँ पर बाल वगैरह लगे होते हैं, लैशेज होती हैं, वहाँ पर पंक्टम होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, टीयर्स को ड्रेन करना होता है, कैनालिकुलाई के थ्रू, नेजोलैक्रिमल सैक के थ्रू, नेजोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू, नोज़ में, ठीक है, फाइनली। तो वो जो पंक्टम होते हैं ग्रेड 1 में वो नज़र आते हैं जिन्होंने ड्रेन करना होता है। ग्रेड 2 के अंदर क्या होता है, लिड और ज़्यादा इवर्ट कर जाती है, उसके अंदर लिड की जो अंदर वाली साइड के ऊपर कंजक्टिवा चढ़ा होता है, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, वो नज़र आने लग जाता है। और ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है, फॉर्निकल कंजक्टिवा भी नज़र आने लग जाएगा। ये दो तो होंगे ही, साथ साथ फॉर्निकल कंजक्टिवा भी होगा। तो ग्रेड 1 में सिर्फ पंक्टम, ग्रेड 2 के अंदर पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, और ग्रेड 3 के अंदर फॉर्निकल कंजक्टिवा। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगी कि सिनाइल एक्ट्रोपियन है, सिसेट्रिकल एक्ट्रोपियन है, पैरालिटिक है या कंजेनिटल है। अगर तो सिनाइल एक्ट्रोपियन की बात करें जिसमें आईलिड जो है वो अवे मूव कर गई हैं, सिनाइल एक्ट्रोपियन वो माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। अगर तो माइल्ड है तो उसमें क्या करेंगे, मीडियल कंजक्टिवाइटोप्लास्टी करेंगे, और अगर मॉडरेट है तो हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग करेंगे, और अगर सीवियर है तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड कंट सिजमैनवास की प्रोसीजर करेंगे। नेक्स्ट है सिस एट्रिकल एक्ट्रोपियन। इसमें हमारे पास क्योंकि जो स्किन है उसकी सिसेट्रियाइजेशन हो चुकी है, तो ये डिपेंड करेगा कि माइल्ड है, मॉडरेट है या किस कंडीशन का है। अगर तो माइल्ड है तो वीवाई ऑपरेशन करेंगे, अगर मॉडरेट है तो जी प्लास्टी करेंगे, और अगर हमारे पास फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। पैरालिटिक जिसमें हमारे पास फेशियल नर्व पाल्सी एक्ट्रोपियन की, उसमें हम क्या करेंगे, एक तो आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट देंगे बेड टाइम पे, और क्या करेंगे, वासोरेफिक कर देंगे उस वक्त तक जब तक हमारे पास 7 नर्व जो है वो फुली अपनी फंक्शनल नहीं होती। नेक्स्ट है कंजेनिटल एक्ट्रोपियन। कंजेनिटल है तो इसमें हम क्या करेंगे, सर्जिकल रिपेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टोसिस। टोसिस क्या है, इट इज़ एबनॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। अगर अपर आईलिड नीचे की तरफ झुक जाए, एहतरामन नीचे आ जाए, तो इसे हम कहेंगे ये टोसिस है। एक और चीज़ होती है सूडोटोसिस, वो क्या है, एनी कंडीशन विच क्रिएट्स फॉल्स इंप्रेशन ऑफ टोसिस। टोसिस नहीं है लेकिन हमें लगता है कि टोसिस हो रहा है, सो दिस इज सूडोटोसिस। इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, एन ऑफ्थेल्मोसिस आ सकता है। दिस इज़ नॉट एंड ऑफ्थेल्मोस। एंड ऑफ्थेल्मोस जो होता है वो तो इन्फ्लेमेशन होती है, ये एन ऑफ्थेल्मोस है। तो एन ऑफ्थेल्मोस का क्या मतलब है, आंख जो है वो अंदर की तरफ चली गई है, तो अब आईलिड्स जो है वो बड़ी हैं, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है कि वो ड्रूप कर रही हैं, हालांकि दिस इज़ नॉट टोसिस। दूसरा क्या हो सकता है, माइक्रो ऑफ्थेल्मिया, आंखें ही छोटी छोटी हैं, आईलिड्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो ऐसे लगेगा कि वो टोसिस हुआ पड़ा है, बट दिस इज़ नॉट टोसिस। क्लासीफाई करें तो दो टाइप्स आ सकते हैं, कंजेनिटल टोसिस भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड मींस बाद में कभी हुआ है, दिस कुड बी न्यूरोजेनिक, दिस कुड बी मायोजेनिक, दिस कुड बी एपोन्यूरोटिक और दिस कुड बी मैकेनिकल। तो एटियोलॉजी अगर देखें कंजेनिटल टोसिस की बात करें तो कंजेनिटली हमारे पास क्या हो सकता है, सिंपल कंजेनिटल टोसिस भी हो सकता है, गंज और विंकिंग टोसिस भी हो सकता है, और तीसरा हमारे पास ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम भी हो सकता है। कंजेनिटल टोसिस क्या होता है, इट इज़ माल डेवलपमेंट ऑफ मसल, सही तरह मसल नहीं बना या टेंडन नहीं बढ़ा या उसकी नर्व सप्लाई नहीं है लिवेटर मसल की, तो अगर कोई भी कॉज है हम कहेंगे, अगर ये कॉज कंजेनिटल है तो हम उसे कहेंगे दिस इज़ कंजेनिटल टोसिस। इसमें सबसे पहले आता है सिंपल कंजेनिटल टोसिस। सिंपली इट कुड बी यूनिलैटरल लेकिन बायलैटरल भी हो सकता है। स्किन आईलिड क्रीज जो है, आईलिड के ऊपर जो क्रीसेस बनती है वो हमारे पास एब्सेंट है। अब जब हम पेशेंट कहेंगे कि नीचे देखो तो उसकी जो आईलिड्स हैं वो नीचे नहीं आएंगी, दे आर स्टिल एट हायर लेवल। तो अगर हम उसे कहेंगे नीचे देखो, इन अ डाउन गेज द टोटिक लिड इज़ हायर, और लिवेटर में फंक्शन जो है वो ठीक नहीं है। जब हम कहेंगे कि अपनी आई लैशेज ऊपर उठाओ, ठीक है, तो ज़ाहिर है टोसिस हुआ हुआ, आईलिड्स ड्रूप हुई हैं, तो आईलिड्स उसकी ऊपर नहीं जाएंगी, तो लिवेटर फंक्शन इज़ रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है हमारे पास मार्कस गंजा विंकिंग टोसिस, या जिसको कहें कंजेनिटल सिनकाइनेटिक टोसिस। अब इसमें होता क्या है कि जब हम पेशेंट कहते हैं कि अपने दांत पीसो या जॉ की मूवमेंट्स करो या जबड़ा चबाओ, समथिंग कुछ भी करो, ठीक है, जॉ से रिलेटेड, तो उसका जो टोसिस है वो ठीक हो जाता है। अब होता क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर क्रॉस इनर्वेशन होती है, दैट इज़ मिस डायरेक्टेड। दो नर्व्स के दरमियान क्रॉस इनर्वेशन हो जाती है। कौन से नर्व्स के दरमियान? ऑक्यूलोमोटर और मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। होता क्या है कि मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ने सप्लाई करना होता है जॉ को, और ऑक्यूलोमोटर ने सप्लाई करना होता है आई को। अब ये दोनों जो नर्व्स हैं ये आपस में कंबाइन कर जाती हैं, तो जब वो अपने जॉ पीसता है, क्रॉस इनर्वेशन होती है, तो उसकी वजह से उसका टॉसिस जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, आईलिड जो है वो ऊपर उठ जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम। अब ये हमारे पास कुछ चीज़ों की कलेक्शन है। क्या क्या कलेक्शन है? सबसे पहले कंजेनिटल टोसिस। ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम में सबसे पहले कंजेनिटल टोसिस होगा, आईलिड्स जो होंगी वो ड्रूप्ड होंगी। दूसरी इसमें क्या फीचर आएगा? ब्लेफरोफाइमोसिस होगा। व्हाट इज़ ब्लेफरोफाइमोसिस? इट इज़ नैरो आई ओपनिंग। ठीक है, ये जो अपर और लोअर लिड के दरमियान जो आंख नज़र आ रही होती है ना, छोटी सी चुच्ची चुच्ची आंखें होंगी जिस तरह चाइनीज़ की होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्लेफरोफाइमोसिस, नैरो आई ओपनिंग, आंखें ही छोटी खुलेंगी। उसके अलावा तीसरा इसमें फीचर होगा टेलीकैंथस। टेलीकैंथस क्या होगा? इंक्रीज्ड डिस्टेंस बिटवीन टू आइज। लेफ्ट वाली आंख लेफ्ट पे, राइट वाली आंख राइट पे, इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा वो 2 किलोमीटर का होगा। तो अगर इन दोनों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होगा, दिस इज़ कॉल्ड टेलीकैंथस। और चौथा इसमें फीचर होगा एपिकैंथस इनवर्सिस। ये क्या है? इट इज़ फोल्ड फ्रॉम लोअर आईलिड टू द मीडियल कैंथस। ठीक है, लोअर आईलिड से एक फोल्ड उठेगा और वो मीडियल कैंथस की तरफ चले जाएगा। दिस इज कॉल्ड एपिकैंथस इनवर्सिस। ये तो थे हमारे पास सारे कंजेनिटल टोसिस। इसमें हमने देख लिया सिंपल कंजेनिटल भी है, मार्कस गन जॉ विंकिंग टोसिस भी है, तीसरा जो है वो ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम भी है। ये कंजेनिटल टोसिस थे। अब आएंगे न्यूरोजेनिक टोसिस। न्यूरोजेनिक टोसिस में क्या होगा? लीजन हो जाएगा नर्व सप्लाइंग द अपर आईलिड। तो उसमें हमारे पास थर्ड नर्व पाल्सी भी हो सकती है और हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है। अगर तो सिंपैथेटिक चेन डैमेज हुई है, दिस इज गोइंग टू बी हॉर्नर सिंड्रोम। जो हमारे पास मोलर मसल को सप्लाई कर रही होती है सिंपैथेटिक चेन, उसकी वजह से जो टोसिस एंड हाइड्रोसिस मायोसिस का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज हॉर्नर सिंड्रोम। और अगर थर्ड नर्व पाल्सी या ऑक्यूलोमोटर, तो उसकी वजह से कंप्लीट टोसिस हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ लिवेटर फंक्शन। पूरा का पूरा जेन्युइन लिवेटर मसल ही उड़ गया है। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर वाला, दिस इज थर्ड नर्व पाल्सी कंप्लीट टोसिस। इट इज़ एसोसिएटेड विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट्स। जितने भी लैटरल मीडियल रेक्टाई है, ठीक है, ऑब्लिक्स हैं, सुपीरियर इन्फीरियर, वो भी सारे फारिग हो जाएंगे। एंड डायलेशन ऑफ प्यूपल, क्योंकि ये सारे फंक्शन जो है वो ऑक्यूलोमोटर के हैं। अगर वही फारिग होगी तो टोसिस, प्यूपल डायलेट और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट्स जो है वो हमारे पास रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ओके, थर्ड टाइप है, दिस इज मायोजेनिक टोसिस। मायो मीन मसल, सो इट इज़ ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ मसल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हमारे पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस भी हो सकता है, ऑक्यूलर थायरोपैथी भी हो सकता है थायराइड की वजह से, या मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। माइस्थीनिया ग्रेविस की बात करें तो ये थायराइड की वजह से होता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। टोसिस की ये मज़े की बात है, इट इज़ ऑफ वेरिएबल एंड फटीगेबल। ठीक है, वेरिएबल टोसिस हो सकता है और फटीगेबल, एंड बिकम्स वर्स इन द इवनिंग, क्योंकि सारे दिन की फटीग जो होती है वो शाम को ही होती है। इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद डिप्लोपिया। ऑक्यूलर थायरोपैथी में क्या होगा? इट इज़ बायलैटरल एसोसिएटेड विद रिस्ट्रिक्टेड एक्स्ट्राओकुलर मसल मूवमेंट्स विदाउट डिप्लोपिया। इसमें डिप्लोपिया नहीं होगा। देन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास टोसिस की टाइप है, दिस इज एपोन्यूरोटिक टोसिस। अब होता क्या है कि लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस मसल है, ठीक है, वो उसके एक एंड से उसकी क्या बनती है? एपोन्यूरोसिस। और वो एपोन्यूरोसिस किधर जाती है? आईलिड्स के अंदर इंसर्ट हो जाती है। अब या तो उस एपोन्यूरोसिस की डेहिसेंस हो गई है, मतलब वो हिल गई अपनी जगह से, या फिर डिसइंसर्शन लगी ही सिरे से गलत जगह पे है, या फिर स्ट्रेचिंग हो गई है उस मसल की एपोन्यूरोसिस को, कुछ भी हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी एपोन्यूरोटिक टोसिस। ये किस तरह की हो सकती है? सिनाइल एज के साथ साथ भी हो सकती है, ट्रॉमेटिक, किसी की ज़ोर से कोई सट लगी है, ठीक है, कोई आंख पे कुछ लगा है, ट्रोमेटिक। और तीसरी क्या हो सकती है? ड्रग एक्शन की वजह से भी एपोन्यूरोटिक टोसिस हो सकता है, एंड इट कुड बी पोस्ट ऑपरेटिव। इसके फीचर्स में क्या है? ये यूनिलैटरल बायलैटरल दोनों हो सकता है। आईलिड की जो क्रीज है इज़ एट हायर लेवल। ठीक है, आईलिड की जो क्रीज है वो ऊपर जाके कहीं बनेगी, और लिवेटर फंक्शन जो होगा वो नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एपोन्यूरोसिस ख़राब हुआ है, और एपोन्यूरोसिस आईलिड के अंदर जाकर लगता होता है। तो लिवेटर फंक्शन ठीक है, लेकिन टोसिस है। ओके, नेक्स्ट टाइप है टोसिस की, दिस इज़ मैकेनिकल टोसिस। इसमें क्या है? इंक्रीज वेट है। कोई आईलिड के ऊपर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई, कोई नोड्यूल बन गया, कोई ट्यूमर है, जिसकी वजह से आईलिड का वेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया और वो आईलिड ड्रूप हो गया। दिस इज़ गोइंग टू बी मैकेनिकल टोसिस। आईलिड ट्यूमर्स हो सकते हैं, जिसे हम कहेंगे न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, किलेजियन। किलेजियन इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेबोमियम ग्लैंड्स।
ओके, अब इस टोसिस के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट, ज़ाहिर है आपकी एक पलक नीचे झुक जाए तो कितना अजीब लगेगा, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट। दूसरा एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया क्या है? इट इज़ डिक्रीज इन द विजुअल एक्विटी ड्यू टू ब्रेन डिफेक्ट, क्योंकि दिमाग उनको सही तरह फ्यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, एक आंख कुछ और दिखा रही है, दूसरी की आईलिड ड्रूप हुई है, फ्यूज़ नहीं हो रहा और विजुअल एक्विटी कम हो गई है, दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्लायोपिया। स्क्विंट हो सकता है, ठीक है, बेंगापन हो सकता है। एबनॉर्मल हेड पोस्चर, अब जिस बंदे को टोसिस होगा ना वो सीधा देखने के लिए अपना सर थोड़ा सा उठा कर रखेगा, चिन जो होगी वो आगे की तरफ ला कर रखेगा, तो उसको कहेंगे वो सर फ़खर से बुलंद करके रखता है। सो दिस इज़ एबनॉर्मल हेड पोस्चर एंड रिंकलिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फोरहेड इन अटेम्प्ट टू एलिवेट द आईलिड। जब उसको कहेंगे ऊपर देखो तो उसकी आईलिड तो उठने नहीं लगी, तो सिंपली क्या होगा कि रिंकलिंग हो जाएगी, ठीक है, ऑन द फोरहेड। तो ये इसके जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हैं। टोसिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सर्जिकल टोसिस और होता है और मेडिकल टोसिस और होता है। मेडिकल टोसिस जो होगा वो मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक कॉजेज़ की वजह से होगा, सर्जरी में बाकी सारे आ जाएंगे और कंजेनिटल आ जाएगा, तो हम इन्वेस्टिगेशन करके हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। टेंसिलियन टेस्ट में क्या होगा? सिंपली इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस जब सस्पेक्ट करेंगे तब ये टेस्ट करेंगे, इसमें सिंपली एड्रोफोनियम डालेंगे, एड्रोफोनियम डालेंगे तो टोसिस जो है इंप्रूव हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा आइस टेस्ट कर सकते हैं, ये भी माइस्थीनिया ग्रेविस की में ही करते हैं। अगर तो आइस बर्फ़ रखने से हमारा टोसिस जो है वो ठीक हो जाता है, सो दिस इज़ आइस टेस्ट पॉजिटिव। उसके अलावा फिनाइल एफ्रीन करते हैं, ये हॉर्नर सिंड्रोम में करते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? सिंपैथेटिक ट्रंक जो है वो थोड़ी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से मोलर मसल जो है वो अफेक्ट हो जाता है, टोसिस होता है। तो उसमें अगर हम फिनाइल एफ्रीन डाल दें, जो कि हमारे पास ये सारे स्टिमुलेटर है गैंग्लियॉन्स वगैरह को जो नर्व स्टिमुलेट करेगी, तो इसमें जो है वो टोसिस हमारा ठीक हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ निकालने के लिए। ट्रीटमेंट, अब टोसिस को ट्रीट करना है तो ये डिपेंड करता है कि टोसिस की एटियोलॉजी क्या है, क्या वो मेडिकल है या सर्जिकल है। डिग्री ऑफ टोसिस, टोसिस कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। और फंक्शन ऑफ द लिवेटर मसल, वो भी हमें असेस करना पड़ता है कि लिवेटर मसल कितना एक फंक्शनल है। मेडिकल टोसिस एज ऑलरेडी सेड ये मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक कॉजेज़ हो सकती हैं, सर्जिकल में कंजेनिटल और अदर कॉजेज़ हो सकती हैं। जब मेडिकल सर्जरी मेडिकल मेथड्स हमारे पास सारे फेल हो जाए तो अल्टीमेटली हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जिकल प्रोसीजर अब हमने करना है तो वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या चीज़ें डिपेंड है? सबसे पहले अमाउंट या डिग्री ऑफ टोसिस, टोसिस कितनी है। देन हमने असेस करना होता है लिवेटर मसल के फंक्शन को। इन दो चीज़ों को असेस करने के बाद देन हम सर्जरी करते हैं। तो पहली जो चीज़ है अमाउंट या डिग्री ऑफ टोसिस। अब अगर टोसिस यूनिलैटरल है तो हम क्या करेंगे? इंटरपाल्पिब्रल फिशर की जो विड्थ है, जो नो आई लैशेज़ है उनके दरमियान जितना डिस्टेंस है वो हम मैयर कर देंगे और उस जो दूसरी जो नॉर्मल आंख है उसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इस तरह हम डिग्री ऑफ टोसिस निकाल सकते हैं। दोनों जो आईलिड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज़ कॉल्ड इंटरपाल्पिब्रल फिशर विड्थ, वो हम मैयर करेंगे और देन वो राइट आई के साथ कंपेयर करेंगे। अगर बायलैटरल है, दोनों आंखों का टोसिस है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम ये चेक करेंगे कि जो अपर आईलिड ड्रूप कर चुकी है वो कितना ड्रूप कर चुकी है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ कॉर्निया कवर्ड बाय द अपर आईलिड, अपर आईलिड ने कितना कॉर्निया कवर किया और देन उसको हम 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो टोसिस को हम कह सकते हैं माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सीवियर भी है। अगर 2 मिलीमीटर कवर्स द अपर पार्ट ऑफ प्यूपल, प्यूपल से 2 मिलीमीटर ऊपर है, दिस इज़ माइल्ड। और अगर 3 मिलीमीटर और या फिर अपर हाफ ऑफ द प्यूपल है, दिस इज़ मॉडरेट। और 4 मिलीमीटर या फिर कवर होल ऑफ द प्यूपिलरी एरिया, सो दिस इज़ सीवियर। नेक्स्ट हमने क्या असेस करना है? लिवेटर मसल का फंक्शन। तो हम उसे कहेंगे कि भाई हाँ नीचे से ऊपर देखो, तो हम उसको स्केल से मेजर कर लेंगे कि लिवेटर फंक्शन कितना एक फंक्शनल है। जो अगर नॉर्मल होगा तो 15 से 18 मिलीमीटर के दरमियान रीडिंग आएगी, गुड में 19 से 14 के दरमियान आएगी, फेयर में 5 से 8 इतनी मिलीमीटर रीडिंग आएगी और पुअर में 4 या 4 से नीचे नीचे जो होगी वो रीडिंग होगी। उसके अलावा और भी एग्जामिनेशन करेंगे सर्जरी करने से, वो क्या होगी? ऑकुलर मोटिलिटी, उसके एच बनवाएंगे आँख से, ठीक है, हर तरह के उसके एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स चेक करेंगे, कॉर्नियल सेंसिटिविटी देखेंगे, बेल्स फिनोमिना वो चेक करेंगे और गंजा विंकिंग, टोसिस कहेंगे जबड़े दबाओ, और देन चेक करेंगे कि उसका टोसिस इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, अब फाइनली हम सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ आ ही गए हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि टोसिस माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। अगर तो माइल्ड टोसिस है तो उसके लिए हम फैसानेला ऑपरेशन करेंगे, अगर मॉडरेट है तो उसके लिए लिवेटर रिसेक्शन करेंगे, और अगर सीवियर है
तो उसमें हम सिंपली स्लिंग प्रोसीजर या जिसे हम कहें ब्राउ सस्पेंशन प्रोसीजर वो करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जब इसकी इंडिकेशन क्या है, जब भी हमारे पास एपोन्यूरोसिस है, उसकी डिसइंसर्शन हुई पड़ी है, इस केस में हम एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इट इन्वॉल्व्स द एडवांसमेंट ऑफ एपोन्यूरोसिस। उसके अलावा क्या करेंगे, स्पेक्टिकल प्रॉप्स करेंगे या टोसिस क्रंचेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूमर्स ऑफ आईलिड, और इसको क्लासिफाई करें तो कुछ बिनाइन ट्यूमर्स हैं और कुछ मलिग्नेंट है। बिनाइन में स्क्वेमस सेल पैपिलोमा, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, केराटोकैंथोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, और उसके अलावा ज़ैंथिलेस्मा हो सकता है, न्यूरोफाइब्रोमा, मेलानोसाइटिक ट्यूमर्स हो सकते हैं। मलिग्नेंट में बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा और मलिग्नेंट मेलानोमा। ओके, बिनाइन ट्यूमर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है स्क्वेमस सेल पैपिलोमा। ये क्या है, हमारे पास बिनाइन एपिथेलियल ट्यूमर है। ब्रॉड बेस होगा तो इसे कहेंगे सिसाइल है, नैरो बेस्ड होगा तो इसे कहेंगे पिडोंकुलेटेड है यानी स्टॉक लाइक है। प्रोट्रूजन विद इरेगुलर सरफेस होगी। ये नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी वायरल रॉट के थ्रू भी हमारे पास एफिलिएटेड हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या है, सर्जिकल एक्सीजन है, या शेव कर देंगे, क्रायोथेरेपी है, लेज़र एब्लेशन है या केमिकल एब्लेशन है। नेक्स्ट हमारे पास बिनाइन ट्यूमर क्या है, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। दिस इज़ अ मिसनॉमर। ना ये पायोजेनिक है ना ये ग्रैनुलोमा है, ना इसमें पस बनती है ना इसमें कोई ग्रैनुलेशन टिश्यू है। तो फिर ये होता क्या है, इट इज़ सिंपली एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू इंजरी। कोई भी इंजरी हुई है उसकी वजह से क्या होगा, वास्कुलराइजेशन हो जाएगी, प्रोलिफरेशन हो जाएगी। तो दिस इज़ पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। इट इज़ पेनफुल and it appears pinkish pedunculated sessile mass which may bleed। ठीक है, इसमें से खून भी आ सकता है और ट्रीटमेंट सिंपली इसकी क्या है, सर्जिकल एक्सिजन है। थर्ड बिनाइन ट्यूमर हमारे पास है केराटोकैंथोमा। ठीक है, क्योंकि केराटिन आ गया तो इसका मतलब कि ये जो भी ओमा मैस, ठीक है, जो भी ये मैस है, इट इज़ कवर्ड विद केराटिन। तो इसमें क्या होगा, पिंकिश नोड्यूल होगा दैट इज़ कवर्ड विद केराटिन। इसमें इसकी स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन होगी और इसके पीछे एक स्कार रह जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, सिंपली एक्सिजन है। नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर है कैपिलरी हेमेंजियोमा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, वैसल का ही ट्यूमर है। तो इट इज़ अ पिंकिश रेड लीजन, और जब इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इट ब्लैंचेस, इसमें से सारा जो खून है वो निकल आएगा। इट ब्लैंचेस विद प्रेशर। ठीक है, और जब हाथ उठाएंगे तो दोबारा स्वेल हो जाएगा। और ये होता क्या है, फर्स्ट ईयर में निकलता है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर और स्टार्ट्स टू रिग्रेस ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। कंप्लीट रेजोल्यूशन खुद ही हो जाएगी। ठीक है, 40% ऑफ पेशेंट्स में चार सालों में हो जाएगी और 70% पेशेंट्स में जो होगी वो 7 सालों में खुद ही रेजोल्यूशन हो जाएगी। इसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जिसमें हमारे पास आ सकता है प्रोप्रानोलोल, स्टीरॉयड दे सकते हैं, ट्राइमसिनोलोन। उसके अलावा लेज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर लोकल रिसेक्शन या कॉटरी या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बिनाइन ट्यूमर हमारे पास है ज़ैंथिलेस्मा। ज़ैंथिन वैसे येलो कलर को कहते हैं। सो इट इज़ अ स्किन कंडीशन जहाँ पर लिपिड्स डिपॉजिट होंगे इन द हिस्टियोसाइट्स इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। स्किन की जो डर्मिस है वहाँ पर जो हिस्टियोसाइट्स है, जो मैक्रोफेजेस है, उनके अंदर लिपिड डिपॉजिट हो जाएंगे। दिस इज़ अ स्किन कंडीशन और येलो कलर के नजर आएंगे। दे आर ऑफन बायलैटरल, क्रीमी येलो कलर। ठीक है, और प्लैक लाइक लीजन्स होंगे। साइट ये कहाँ पर होंगे, अपर और लोअर आईलिड्स में होंगे, नियर द मीडियल कैंथस। एज क्या है, मिडिल एज वुमेन में होंगे और उनमें एक चीज़ कॉमन होगी दैट इज़ हाइपरलिपिडीमिया, उनका लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है न्यूरोफाइब्रोमा। ओमा मीन्स मैस, न्यूरो मीन्स नर्व्स। सो इट इज़ बिनाइन नर्व शीथ ट्यूमर। जो नर्व्स होती हैं उनके आसपास नर्व शीथ्स होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, पेरिफेरल में सारी नर्व्स आ जाएंगी। तो नर्व्स के अराउंड माइलिन शीथ होती है, उनका अगर कोई ट्यूमर होगा दिस इज न्यूरोफाइब्रोमा, नर्व शीथ ट्यूमर। इट में बी आइसोलेटेड। ठीक है, और ये किन पेशेंट्स के अंदर मिलेगा, जिनके अंदर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 होगी। इसमें क्या फीचर्स हैं, नर्व जो होंगी वो थिक होंगी एंड दे कैन बी फेल्ट थ्रू द स्किन एज हार्ड कोर्स। ठीक है, हार्ड नजर आएंगी और इसमें क्या होगा, देयर इज एस शेप्ड टोसिस। ट्रीटमेंट क्या है, अगर तो सिंपल लीजन्स है तो सिंपल एक्सिजन कर देंगे, और अगर डिफ्यूज फ्लेक्सीफॉर्म लीजन्स है तो वो थोड़े हमारे पास डिफिकल्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। इसमें जो सबसे पहले आएगा वो बेजल सेल कार्सिनोमा है, देन उसके बाद जो आएगा वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, और थर्ड पे जो आएगा वो सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा है। सबसे पहले बीसीसी, बेसल सेल कार्सिनोमा। ये एल्डरली पीपल का है ट्यूमर। इट इज़ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर, और ये हमारे पास कहाँ से राइज करता है, लोअर आईलिड से। ठीक है, इट इज़ स्लोली ग्रोइंग, लोकली इन्वेजिव। लोकल इन्वेजन करेगा लेकिन नॉन मेटास्टेसाइजिंग, किसी और साइड पे नहीं जाएगा, मेटास्टेसिस नहीं करेगा, सिंपली इन्वेड करेगा।
और अगर ये ट्यूमर मीडियल कैंथस में निकल आया है तो फिर इसके ज़्यादा चांसेस है कि ये हमारे पास ऑर्बिट इन्वेड करे। और ये ट्यूमर निकलेगा कहाँ से? सिंस इट इज़ बेसल सेल कार्सिनोमा, सो इट अराइजेज फ्रॉम बेसल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके आ सकते हैं? एज, ज़्यादा एज में होगा, ठीक है, एक्सटेंडेड सन एक्सपोजर, ठीक है, यूवी लाइट्स होती हैं, यूवी रेज होती हैं उसमें, किटेनियस डिजीजेस जैसे जीरोडर्मा पिगमेंटोसा या बेसल सेल नेविस। टाइप्स इसकी देखें तो ये 3 टाइप्स का हो सकता है। नोड्यूलर हो सकता है, अल्सर, रोडेंट अल्सर जिसको कहेंगे नोड्यूलो अल्सरेटिव, नोड्यूलर, नोड्यूलो अल्सरेटिव, या तीसरा सेक्लोराइजिंग मॉर्फिफॉर्म। नोड्यूलर टाइप की बात करें तो इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, और ये कैसे नजर आएगा? शाइनी फिल्म नोड्यूल विद ब्लड वेसल्स ऑन इट्स सरफेस। नोड्यूलो अल्सरेटिव की बात करें तो ये कैसे नजर आएगा? इसमें सेंटर में अल्सरेशन होगी और इसके जो एजेस होंगे वो रेज्ड होंगे, रोल्ड होंगे एजेस विद फाइन ब्लड वेसल्स ओवर द लेटरल मार्जिन्स। सेंटर से अल्सर होगा और साइडों से जो होगा वो बॉर्डर उठा हुआ होगा। तीसरी टाइप है हमारे पास सेक्लोराइजिंग। इसमें क्या होगा? इट अपीयर्स फ्लैट, ये बिल्कुल फ्लैट होगा, और बीनीथ द एपिडर्मिस इसकी क्या होगी? इन्फिल्ट्रेशन होगी। फ्लैट प्लैक होगा और उसके नीचे क्या होगी? इन्फिल्ट्रेशन होगी। ये वाली जो हमारे पास वेरिएंट है सेक्लोराइजिंग वाला, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, लेकिन ये इतना ज़्यादा कोई कॉमन नहीं है। ओके, अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? सर्जरी कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी जिसमें फ्रीजिंग मेथड यूज़ करते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, लेज़र माइक्रो सर्जरी कर सकते हैं, और कीमोथेरेपी, या फिर हम क्रीम यूज़ कर सकते हैं जो है हमारे पास टॉपिकल एमिकोमोइड ट्री, ठीक है। और अगर तो सर्जरी की बात करें तो सिंपल इसमें सर्जिकल एक्सिजन करेंगे, ठीक है, यूजिंग फ्रोजन सेक्शन कंट्रोल, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। और इसमें हम क्या करेंगे? 2 से 4 मिलीमीटर जो मार्जिन होगा ना, उसका फ्रेश टिश्यू भी काट लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो है हमारा ट्यूमर ये दोबारा रीग्रो कर जाए, तो हम थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू भी काट लेंगे 2 से 4 मिलीमीटर मार्जिन से, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में क्या करेंगे? अगर तो लीजन हमारे पास 10 मिलीमीटर से छोटा है तो हम क्रायोथेरेपी करेंगे। रेडिएशन थेरेपी कब कर सकते हैं? नोड्यूलो अल्सरेटिव लीजन्स के लिए, जो हमारे पास रोडेंट अल्सर्स हैं उनके लिए रेडिएशन, आर फॉर रोडेंट, आर फॉर रेडिएशन। लेज़र माइक्रो सर्जरी, ये हम कब करेंगे? इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र यूज़ कर सकते हैं। ये तब करेंगे जब हमारे पास बेसल सेल कार्सिनोमा इज़ वेरी वेल सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है। उसके बाद कीमोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों करेंगे? जब रिकरेंट बार बार बेसल सेल कार्सिनोमा हुए जा रहा है, मीडियल कैंथस पे ऑर्बिट को बार बार ये जो है वो इन्वेड किया जा रहा है, तो इस वजह से हम कीमोथेरेपी करेंगे रिकरेंट इन्वेजन के लिए। उसके बाद एक हमारे पास क्रीम आती है टॉपिकल इमिकोइमोइड क्रीम 5%। ये क्या है? हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। ये करती क्या है? मैक्रोफेजेस और अदर सेल्स के सरफेस रिसेप्टर के ऊपर जाकर लग जाएगी और ये क्या करेगी? साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स अपने शो करेगी, ठीक है। इस तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफाई कर रही है। ये क्रीम हम कब यूज़ करेंगे? इट इज़ इंडिकेटेड फॉर स्मॉल सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा 5 टाइम्स वीकली फॉर 6 to 12 वीक्स, और 80 से 90% रिस्पॉन्स इसका अच्छा आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। इट इज़ सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर। ये डिनोवो भी राइज कर सकता है, खुद से भी कर सकता है, या किसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से भी कर सकता है। इट मेटास्टाइसिस टू द रीजनल लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड्स को भी इन्वेड करेगा। रिस्क फैक्टर्स में क्या है? एज आएगी, वाइट स्किन आएगी, एक्सटेंडेड एक्सपोजर आएगा, सन रेज, एक्स रेज, केमिकल्स, इम्यून सप्रेशन, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, कुछ भी आ सकता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की डिफरेंट टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स आ सकती हैं: बोवेन्स डिजीज़, नोड्यूलर टाइप और अल्सरेटिव टाइप। अगर तो बोवेन्स डिजीज़ की बात करें, ये क्या है? दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सिटू। इन सिटू मीन्स ये अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन से पीछे पीछे इसने अभी इन्वेड नहीं किया। तो ये दिखने में कैसा नजर आएगा? ये एक पैच होगा या प्लैक होगा। दैट इज गोइंग टू बी रफ, हाइपर कैराटोटिक और स्केली, ठीक है। रफ, स्केली और हाइपर कैराटोटिक, शार्पली डिमार्केटेड पैच या प्लैक। दूसरी टाइप है इसकी नोड्यूलर टाइप। नोड्यूल्स में क्या नजर आएगा? हाइपर कैराटोटिक नोड्यूल्स, इसमें नोड्यूल्स मिलेंगे। तीसरी टाइप है अल्सरेटिव फॉर्म। इसमें क्या होगा? एक अल्सर मिलेगा जिसकी एक बेस जो होगी वो रेड होगी और उसके शार्पली डिफाइंड इवर्टेड बॉर्डर्स होंगे, ठीक है। बॉर्डर्स जो होंगे वो इवर्टेड होंगे। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सिंपली सर्जरी भी हो सकती है, एक्सेंट्रेशन भी हो सकती है और रेडिएशन भी हो सकती है। सिंपल सर्जरी, हम इसको सर्जिकल रिमूव कर लेंगे और 5 से 6 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा नॉर्मल टिश्यू भी साथ ना उखाड़ लेंगे, ठीक है, ताकि ये जो हमारे पास ट्यूमर है ये दोबारा वापस रीअकर ना हो,
ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे आईलिड की एट द टाइम ऑफ सर्जरी। उसके बाद सेकंड मेथड आ सकता है एक्सेंट्रेशन। इसमें क्या होगा, ग्लोब और उसके सराउंडिंग में जितना भी स्ट्रक्चर है वो रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सेंट्रेशन, यानी आईबॉल निकाल लेना और उसके सराउंडिंग पे जितने टिश्यूज़, फैट्स और नर्व्स और ये स्ट्रक्चर है इनको भी साथ निकाल देना। ये हम तब करेंगे हमारे पास मैस 2 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा बड़ा होगा और 6 महीनों से इधर ही स्क्वेमा सेल जो है कार्सिनोमा वो टिका हुआ है। थर्ड में हम कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी। इट इज़ लेस इफेक्टिव देन कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन। थर्ड मलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पास आएगा सेबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा। अब ये जो सेबेशियस ग्लैंड है जिसमें हमारे पास मेबोमियम ग्लैंड जो कि मोर फ्रीक्वेंटली है और जीज का ग्लैंड जो कि लेस फ्रीक्वेंटली है, इनका हमारे पास कार्सिनोमा हो जाए, इनका कैंसर हो जाए। इसकी जो होगी हमारे पास प्रेवलेंस वो 60 इयर्स एज से प्लस होगी, ठीक है, 60 साल से ऊपर हो गए। एंड इट इज़ मोर कॉमन इन द अपर आईलिड्स। क्लिनिकल टाइप्स देखें तो ये नोड्यूलर भी हो सकता है और स्प्रेडिंग भी हो सकता है। नोड्यूलर में क्या होगा, डिस्क्रीट पेनलेस नोड्यूल्स बनेंगे, ठीक है, पेनलेस नोड्यूल्स बनेंगे। स्प्रेडिंग में क्या होगा, डिफ्यूज थिकनिंग हो जाएगी आईलिड की ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन इनटू द डर्मिस, और ये डर्मिस को साथ साथ इन्फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट में क्या होगा, सर्जिकल एक्सीजन करेंगे, एक्सेंट्रेशन करेंगे और रेडियोथेरेपी करेंगे। हॉर्ड्यूलम इन्फेक्टेड नोड्यूल है। हॉर्ड्यूलम इंटरनम तब होगा जब मेबोमियम की सुपरेशन होगी, दिस इज मेबोमियनाइटिस। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। क्लेजियन क्या है, जब मेबोमियम ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होगी। मार्जिनल क्लेजियन क्या है, जब मेबोमियम डक्ट की इन्फ्लेमेशन होगी। हॉर्ड्यूलम इन्फेक्टिव नोड्यूल है। हॉर्ड्यूलम इंटरनम भी है, हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम भी है। जब हॉर्ड्यूलम एक्सटर्नम होगा तो इसमें सुपरेशन होगी पस वाली, ठीक है, जीस और मॉल ग्लैंड्स की। और जब हॉर्ड्यूलम इंटरनम होगा इसमें मेबोमियम ग्लैंड की सुपरेशन होगी। आईलिड के मार्जिन की इन्फेक्शन होगी है तो दिस इज ब्लेफराइटिस। इट कुड बी एंटीरियर ब्लेफराइटिस, इट कुड बी पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। एंटीरियर ब्लेफराइटिस दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्टिव भी और नॉन इन्फेक्टिव भी। एंटीरियर ब्लेफराइटिस का मतलब है जीस और मॉल ग्लैंड्स है। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस का मतलब है मेबोमियम ग्लैंड है, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है उसका हम कहेंगे मेबोमियनाइटिस। एंटीरियर ब्लेफराइटिस है, इसमें दो आ जाएंगे, इन्फेक्टिव भी और नॉन इन्फेक्टिव भी। इन्फेक्टिव को कहेंगे अल्सरेटिव है, नॉन इन्फेक्टिव को कहेंगे स्क्वेमस है।